दर्द अगर हो रहा है तो मतलब आप डिजीज के लास्ट स्टेज पे हो। पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, ये तो दूध के दांत है, टूट जाएंगे। दूध के दांत टूटने शुरू करते हैं 6 साल के बाद और वो टूटते हैं 12 साल तक। आपने देखा कई बच्चों के दांत बिल्कुल काले होके खत्म हो गए होते हैं। पहले से कहा जाता था कि तेरी 32 ही तोड़ दूंगा मैं। तो हम्म। 32 ही जो होती है, इसमें कौन कौन से दांत कितनी एज पे आते हैं? बच्चों में प्रीमोलर्स होते ही नहीं, उनके टोटल 20 दांत होते हैं। अच्छा, 32 में 4 होते हैं अपने विजडम टीथ, जो आप मानो 90% लोगों के तो आते नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे चॉकलेट खा लिए रात को, कुछ मीठा खा लिया और खा के सो जाते हैं। लेट नाइट खाने की वजह से, स्ट्रेस की वजह से एसिडिटी होता है। तो एसिड वापस आके उसको डिस्ट्रॉय करता है। एसिड मुंह में आता है और ये एक चीज़ अनकॉन्शियसली रात को चलती है। तो जैसे कई बार होता है, सुबह उठते हैं तो अपन को लगता है कि मुंह में जैसे खट्टा खट्टा सा टेस्ट है। हम मुंह देख के बता सकते हैं कि आप स्ट्रेस में हो कि नहीं। दांत ब्रश करने का एक आइडियल रूटीन कैसा होना चाहिए? मॉर्निंग में करना चाहिए, शाम को करना चाहिए? खाली ब्रशिंग इज नॉट सफिशिएंट। ब्रशिंग के साथ साथ अपन को फ्लॉसिंग करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज जो एक ब्रश है वो आपके दांतों के बीच में जाके साफ नहीं कर सकता। टूथपेस्ट जो यूज करते हैं, कौन सा टूथपेस्ट अच्छा होता है? नॉन फ्लोराइड टूथपेस्ट प्रेफर करते हैं, स्पेशली 2-2.5 साल तक, क्योंकि बच्चे उसको स्वॉलो कर लेते हैं। कैविटी कैसे बनती है? उसके मेन रीजंस क्या है कैविटी बनने के? और अगर किसी की कैविटी हो गई हो तो फिर क्या ऑप्शन है उसके बाद? एक आपको लगता रहता है बस खाना फंस रहा है, आप उसको निकालते रहते हो सकता है आपको ऊपर से एक डॉट दिख रही हो, लेकिन वो अंदर से एक पिरामिड की तरह स्प्रेड होती है। तो अगर किसी ने एक बार फिलिंग करवा ली तो क्या दोबारा उसको बीमारी नहीं होगी? दांत का आप नहीं ध्यान रखोगे तो कैविटी ज़रूर दोबारा हो सकती है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, सीधे नहीं होते, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? कि आज दांत अगर आगे पीछे हैं तो उन कोनों में अपन ब्रशिंग नहीं कर सकते। हम देखते हैं कई बार जो पैसे वाले लोग या सेलिब्रिटी जिनके दांत बहुत चमकदार होते हैं, कैसे होते हैं इतने चमकदार? ये सिर्फ सेलिब्रिटीज़ नहीं, ये अब कोई किसी के लिए भी पॉसिबल है कि हम यहाँ करते हैं जयपुर में ये चीज़। पेशेंट क्लिनिक में आता है, हम उसकी स्माइल असेस करते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या चाह रहे हैं, कि जो ट्रीटमेंट का आउटकम है वो क्या चाह रहे हैं। कई जगह के लोग ऐसे होते हैं जिनको अवेयरनेस नहीं होती, तो दांतों को उखड़वा देते हैं वो शुरू में, छोटी सी प्रॉब्लम होती है, अब उनको बुरा फील होता है कि यार मेरे दांत नहीं है, हंसते हैं तो थोड़ा मुंह बंद करके हंसते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? अगर आपकी अकलदार मुंह में सीधी आई हुई है, सही है, उसको नहीं निकालना होता। अगर नहीं भी आई है लेकिन कोई दिक्कत नहीं कर रही है, अंदर है, तो भी नहीं निकालना पड़ता। क्या चीज़ें, क्या इंग्रेडिएंट्स देख के उसको ये परचेज करना चाहिए, ये टूथपेस्ट अपने लिए अच्छी है, ये ब्रश अपने लिए अच्छी है? आपका एक ब्रश, एक आपका पेस्ट और एक आपका फ्लॉस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द क्यूरियस माइंड शो। यहाँ पर हम हमारे माइंड में होने वाली क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर करते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ओरल हेल्थ के बारे में, यानी दांत, गम्स और माउथ हाइजीन, जो हम सब रोज इग्नोर कर देते हैं जब तक कि पेन असहनीय ना हो जाए। क्या आप जानते हो, ब्रशिंग का गलत तरीका कैविटीज बना सकता है, और माउथ का हेल्थ डायबिटीज और डायरेक्टली ओवरऑल बॉडी से कनेक्टेड होता है। और इन सब सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक एक्सपीरियंस डेंटल डॉक्टर। उनका नाम है डॉक्टर तन्वी थापर। तो चलिए उनका वेलकम करते हैं। वेलकम टू शो मैम। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैम आपसे हम ये जानना चाहेंगे आपकी डॉक्टर बनने की जर्नी कैसे शुरू हुई? तो बेसिकली मैं एक थर्ड जनरेशन डेंटल सर्जन हूँ। हम्म, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स और मैं और माय ब्रदर, हम सब इसी फील्ड में रहे हैं। इनफैक्ट मेरी ग्रैंड मदर इंडिपेंडेंस के बाद शी वाज वन ऑफ द फर्स्ट क्वालिफाइड फीमेल डेंटिस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की। अच्छा। तो मेरे तो ऐसे डेंटिस्ट्री हमारे ब्लड में ही है। हम्म, एंड मेरे दादाजी बताते थे हमें कि उनके अंकल वाज अ फ्रीडम फाइटर। तब दादाजी होंगे 16-17 साल के। तो वो उस टाइम पे डेंटिस्ट थे। तो वो अच्छा। जैसे फ्रीडम फाइटर, आपको पता है, कभी जेल जा रहे हैं, कभी कुछ, तो पीछे से दादाजी को बोलते थे मेरी क्लिनिक का ध्यान रख लेना। ऐसे उनका इंटरेस्ट आया डेंटिस्ट्री में। देन ऑब्वियसली उन्होंने प्रोफेशनल कॉलेज गए, सब करा। तो बस आई थिंक यही स्टोरी सुन सुन के हम बड़े हुए हैं। और बचपन में हम लोग वही नीचे अपने क्लिनिक में जाके प्लास्टर से और डेंटल मॉडल से और इनसे ही खेलते थे। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन ऑल माय लाइफ। तो ऑफ कोर्स हमेशा से इंटरेस्ट था इस फील्ड में। आई वॉज नॉट फोर्स्ड इन टू इट। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा ऑप्शन सारे दिए थे हमें, बट हाँ, इट वॉज माई डिसीजन टू गो इन द सेम फील्ड। तो अभी आप कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो?
अभी हम करंटली जयपुर में 4 क्लिनिक्स है हमारी, सहकार मार्ग, इमली फाटक वाली। हम मेरी सबसे पुरानी क्लिनिक जो मेरे दादाजी की स्टार्ट करी हुई है जौहरी बाज़ार में। हम्म, फिर अभी मालवीय नगर में, और मैं पर्सनली वैशाली नगर में प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छा। वो क्लिनिक मैं हैंडल कर रही हूँ। किस नाम से है क्लिनिक? थापर डेंटल क्लिनिक के नाम से हैं सारी। हम्म, हमारी मेन यूएसपी है उस टाइम से कि हम सारे ट्रीटमेंट्स खुद करते हैं। हम्म, हमारा खुद का लैब है, हम कोई ट्रीटमेंट आउटसोर्स नहीं करते। वी हैव द बेस्ट टेक्नोलॉजी, जो भी डेंटिस्ट्री में लेटेस्ट होगा इन द वर्ल्ड वो हमारे पास है। वी आर कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग आवर सेल्व्स, जो भी नया चल रहा है। सो आर क्लिनिक्स आर एट पार विद एनी क्लिनिक इन द वर्ल्ड, बी इट योर आपके स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल्स हो, आपके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हो, एवरीथिंग इज़ द बेस्ट। एंड मेरे फादर आज तक मेरे को मेरे ब्रदर को कहते हैं कि देर इज़ नो एज टू लर्न। तो हम आज भी हम कोर्सेज आज भी अटेंड करते हैं, अभी भी हम पूरा खुद को अपडेटेड रखते हैं। एंड बिकॉज हमें ये लगता है कि वी हैव टू गिव आवर बेस्ट टू द पेशेंट। आज के टाइम में ओरल केयर इतनी ज़रूरी क्यों है? कौन सी प्रॉब्लम से सबसे ज़्यादा बढ़ रही है अभी? देखिए, इंडिया में जो हमने सबसे ज़्यादा देखा है कि अपने ये अवेयरनेस नहीं है बेसिक चीज़ों की। जैसे हम्म, आपकी क्लीनिंग हो गई, यहाँ हम्म, पे अपने बहुत मिथ चलता है कि अगर क्लीनिंग करेंगे तो दांत हिलने लग जाएंगे हम्म, या मसूड़े कमज़ोर हो जाएंगे। हम्म, और जो हमने पैटर्न देखा है, इंडिया में सबसे ज़्यादा गम डिज़ीज़ दिखती है हमें। हम्म, अब गम डिज़ीज़ की वजह से और बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। हर मुंह में देखिए एक सर्टेन नंबर होता है बैक्टीरिया का, जो हर माउथ में होता ही होता है, वो नॉर्मल है। आज अगर आपके खाना फंसेगा या आपके गम्स में स्वेलिंग होगा या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो, तो वो बैक्टीरिया का काउंट बढ़ जाता है। जैसे ही बैक्टीरिया का काउंट बढ़ेगा, आपके कैविटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इंडिया में मैंने ये देखा है, क्योंकि अपने एक तो ये मिथ कि भाई अपन को क्लीनिंग नहीं करानी चाहिए। अच्छा, ब्रशिंग में भी क्या है कि देखिए, ब्रश अपना फ्रंट, टॉप और बैक हम्म, 3 जगह तो दाँत को क्लीन कर देगा। बट ये जो दाएँ-बाएँ 2 दाँतों के बीच की जगह है, वहाँ पे आपका ब्रश नहीं जाता। वहाँ पे क्या, हमारे डेंटल के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो क्लीन रखते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि भई जो गम डिज़ीज़ है, वो उसको मैं सबसे बड़ी चीज़ मानती हूँ इंडिया में। और इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा-सा है, एक बस क्लीनिंग आपको करानी होती है हर 6 महीने में। बट उसके बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं, वो शायद अपने अभी ये एजुकेशन नहीं है, इंडिया में इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, जो कि मेरे को लगता है स्कूल लेवल से ही अपन को स्टार्ट कर देनी चाहिए सिखाना। हम्म, दूसरा एक हमने देखा है कि यहाँ पे अपने टोबैको कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। हम्म, उससे भी सबको ही पता है टोबैको खाने का तो हम्म, डिसएडवांटेजेस। तो ये 2 चीज़ें मेरे को लगता है अपने काफ़ी प्रेडोमिनेंटली हमें यही देखने को मिलती है। इसके कारण से जो कैविटीज़ और रूट कैनाल और वो सब है, वो आगे जाके आते हैं। बट एक सबसे बेसिक है आपका गम प्रॉब्लम। लेकिन डेंटिस्ट का नाम लेते हैं तो लोग डर जाते हैं। डेंटिस्ट का नाम लेके इसलिए डरते हैं क्योंकि वो डेंटिस्ट के पास तभी जाते हैं जब पेन होता है। हाँ। और दाँत का दर्द सबसे, मतलब वन ऑफ द वर्स्ट बोलूँगी मैं, हम्म, बॉडी में होता है। क्योंकि दाँत का पेन ये है कि जब एक कुछ पस बनता है, वो एक जगह पे रहता है हम्म, और वहाँ पे पेन करता रहेगा। आज आपके हाथ, मतलब कहीं स्किन पे या कुछ फूलेगा, पस बनेगा, तो वो पंचर होके निकल जाता है, तो आपको सही अच्छा लगने लगता है। लेकिन दाँत का एक ऐसा पेन है जो वहीं रहता है और पेन करता रहेगा जब तक हम उसको पंचर करके सही निकाले नहीं पस को। हम्म, तो इसीलिए वो आई नो कि दाँत का दर्द सबसे ज़्यादा अनबेरेबल होता है। अच्छा, दर्द अगर हो रहा है तो मतलब आप डिज़ीज़ के लास्ट स्टेज पे हो। वही जो मैं आपको कह रही थी कि हर 6 महीने में एक डेंटल चेकअप या एक बेसिक क्लीनिंग। हम्म, क्योंकि जो एक कैविटी, दांत के देखिए 3 लेयर होते हैं। एक अपना होता है इनामल, जो सबसे ऊपर ऊपर होता है। कैविटी शुरू अपने इनामल से ही होती है। जब इनामल से कैविटी शुरू होती है, ना ही तो कोई दर्द होगा, ना ही सेंसिटिविटी होता, कुछ नहीं होता है। थोड़ा और डीप जाएगा, सेकंड लेयर में आएगा जो डेंटिन होता है, तब आपको थोड़ा सा सेंसिटिव लगने लगता है। तब भी आप उसको इग्नोर करते हो कि नहीं, थोड़ा जो अपन बोलते हैं झनझनाहट हो रही है, ऐसे हो रही है, अपने घर के नुस्खे कर लेते हैं लोग कुछ भी। फिर जब वो नीचे पल्प में पहुंच जाता है, जो कि हम्म, तीसरी लेयर है, वो लेयर है जहाँ पे अपने सारे नर्व्स और ब्लड वेसल्स होते हैं। ये जब इस स्टेज पे आ जाता है, तब वो पेन करता है, इन्फेक्शन करता है। और अब इस स्टेज में हम नॉर्मल फिलिंग से या कुछ नहीं कर सकते, अब हमको रूट कैनाल ही करना पड़ता है, विच इज़ अ, मतलब मैं बोलूँगी लेंदी और हल्का सा पेनफुल प्रोसीजर है।
तो अगर वो अगर उस कैविटी को हमने वो पहली लेयर पे ही रोक दिया होता तो वो पेनफुल जर्नी होती ही नहीं। सही है। तो मेरे को लगता है यही अवेयरनेस की नहीं, एक डेंटल विजिट मस्ट है साल में एक बार, और एक क्लीनिंग बेसिक हर 6 महीने में कराना। उससे ये सारी प्रॉब्लम्स अपन इग्नोर कर सकते हैं। तो वो डेंटिस्ट सुनते ही वो जो डर लगता है ना, वो उस पेन से डर लगता है, बट आप पेन तक पहुंचने ही ना दो तो बेटर है। तो बच्चों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बड़ों में? कौन सी एज में जाके ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है? सर देखिए, प्रॉब्लम्स तो हर एज में है, उसमें मतलब मैं ये कमेंट नहीं कर पाऊंगी कि बच्चों में या बड़ों में। हाँ, ये ज़रूर एक है कि अपने एक और जो मिथ काफ़ी पेरेंट्स जो आते हैं हमारे पास कि भाई बच्चों के कि ये तो दूध का दांत है, ये तो टूट जाएगा। तो बच्चों के मिल्क टीथ में भी अपने कैविटी, जो दूध के दांत होते हैं, कैविटीज़ उसमें भी होती हैं। एक बहुत बड़ा रीज़न बच्चों में कैविटीज़ होने का है जो अपन बच्चों को फीड देते हैं, नाइट फीडिंग। नाइट फीडिंग में मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ माँ के दूध की वजह से या बॉटल के दूध की वजह से, नहीं, एनी मिल्क, चाहे वो माँ का दूध हो चाहे नॉर्मल बॉटल का मिल्क हो। बच्चों को क्या होता है कि अपन दूध पिलाते हैं और वो पीते पीते सो जाते हैं। अब वो जो दूध है वो मुंह में रह जाता है, एंड दूध मीठा होता है, इट इज़ स्वीट। अब वो जब मुंह में रह जाएगा तो वो ये मीठा है, दांत के ऊपर चिपका हुआ है, बैक्टीरिया बढ़ेंगे, कैविटी होता है। तो ये एक चीज़ अपने लोगों को नहीं पता है कि भाई दूध, बच्चों में भी दूध के कारण ये कैविटीज़ हो सकता है। अब ये एक पैटर्न बन जाता है फिर पूरे मुंह में। जैसे बच्चों के 20 दांत होते हैं, हमने देखा है 20 के 20 खराब होते हैं। अच्छा। अब कैविटी हो गई, फिर पेरेंट्स को लगता है कि नहीं ये तो दूध के दांत है, टूट जाएंगे। दूध के दांत टूटने शुरू करते हैं 6 साल के बाद, और वो टूटते हैं 12 साल तक। अब वो एक बहुत लंबा पीरियड होता है कि जब बच्चे के पेन होगा, उसके अनकंफर्टेबल होगा, ये उसके ग्रोथ वाले इयर्स हैं। ग्रोथ इस टाइम पे होती है। पेन में बच्चा आपको बताएगा नहीं, वो खाना छोड़ देता है, उससे न्यूट्रिशन, ग्रोथ, सब चीज़ अफेक्ट होती हैं। तो ये मैं मतलब ये बोलना चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म पे कि भाई दूध के दांतों को अपन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। बच्चों में भी उतनी ही प्रॉब्लम्स होती हैं जितनी अडल्ट्स में होती हैं, लेकिन उनका ट्रीटमेंट उतना ही ज़रूरी है जितना ही परमानेंट टीथ का है। क्योंकि अच्छा, स्पीच इफ़ेक्ट हो जाती है। आज आप बच्चों के दांत, आपने देखा कई बच्चों के दांत बिल्कुल काले होके ख़त्म हो गए होते हैं। अब अपनी जो टंग है वो दांत के पीछे रेस्ट करती है। जब अपन कुछ वर्ड्स बोलते हैं तो आप देखोगे कि भाई जीभ अपने दांतों से टच होती है। अब बच्चों का वो स्पीच वाले भी वही ईयर्स होते हैं कि भाई जब बच्चा करेक्ट बोलना सीख रहा है, अब वो सामने दांत ही नहीं होगा तो टंग स्लिप करती है, तो उसकी कभी स्पीच, कभी प्रोनाउंसिएशन वो बन नहीं पाती। तो इसीलिए, और आजकल जो मैंने देखा है एक और चीज़ बच्चों में, आजकल बच्चे बहुत कॉन्शियस हैं। तो अगर वो उनके सामने के दांत उनको लगेगा नहीं काले हैं, कैविटी है या टूटे हुए होंगे, वो उनकी पर्सनालिटी को भी इफ़ेक्ट करता है। वो बच्चा सडनली हंसेगा नहीं, वो स्कूल में पार्टिसिपेट नहीं करता चीज़ों में। और ये मैंने खुद चेंज देखा है कि ट्रीटमेंट के बाद जब हम सारे दांत ठीक कर देते हैं, वो सडनली पर्सनालिटी उभर के बाहर आती है। तो मैं बोलूँगी कि बच्चों के लिए भी कॉस्मेटिक्स भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आज एक अडल्ट के लिए है, रादर ज़्यादा है। क्योंकि यही एज है जब आपकी पर्सनालिटी बनती है, हेल्थ बन रही है, स्पीच बन रही है, सब कुछ। तो दूध के दांतों को इग्नोर नहीं करना चाहिए बिल्कुल। पहले ऐसे कहा जाता था कि तेरी बत्तीसी तोड़ दूंगा मैं। तो हम्म। बत्तीसी जो होती है, इसमें कौन कौन से दांत कितनी एज पे आते हैं? बच्चों में जो अपन बोलते हैं, अपने देखिए मेनली 4 टाइप के दांत है। एक जो बोलते हैं अपन इंसाइजर्स, जो सामने के होते हैं। जो कोने के अपने दांत होते हैं उनको कैनाइन बोलते हैं, जो बिल्कुल नुकीले होते हैं। फिर होते हैं अपने प्रीमोलर, और फिर मोलर्स होते हैं जो मेन अपने खाने चबाने के जो होती हैं, जिसको जिनको अपन डार्ट बोलते दाढ़ हैं। बोलते हैं। बच्चों में प्रीमोलर नहीं होते, वो उनके अडल्ट बन के ही आते हैं। अच्छा। वो बच्चों में प्रीमोलर्स होते ही नहीं, उनके टोटल 20 दांत होते हैं। अच्छा, बत्तीसी में 4 होते हैं अपने विजडम टीथ, जो आप मानो 90% लोगों के या तो आते नहीं है, आते हैं तो कभी टेढ़े होते हैं, कभी वो अंदर ही रह जाते हैं। तो वो 4 दांत जो हैं आपके, वो लास्ट में इरप्ट होते हैं। मतलब करीबन 17-18 साल पे वो इरप्ट होते हैं। बाकी के दांत आपके 12-13 साल तक सारे दूध के टूट के परमानेंट टीथ आ जाते हैं।
ये है। और सबसे पहले अपने नीचे के जो हैं, सामने के नीचे के इंसाइजर सबसे पहले वो इरप्ट होते हैं, फिर अपने ऊपर के होते हैं, फिर धीरे धीरे करके सारा। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे चॉकलेट खा लिए रात को, कुछ मीठा खा लिए और खा के सो जाते हैं, तो उनके भी नुकसान होता है फिर दांतों में? बिल्कुल वो सेम दूध वाली चीज़ हो गई, क्योंकि मीठा खाया है आपने, हम्म। अब वो मीठा दांत में चिपका रह गया है, हम्म। और ये फिर पूरी रात अगर वहाँ पे रहेगा, आपने ब्रश करके नहीं हटाया, तो वही बैक्टीरियल एक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसमें एक ट्रीटमेंट जो हम कर सकते हैं, बच्चों में ही होता है ये ट्रीटमेंट, कि जैसे ही उनके, क्योंकि बच्चों में सबसे पहले जो परमानेंट टीथ है वो पीछे के मोलर आते हैं, मतलब मिल्क टीथ के भी पीछे वो सबसे पहले मोलर आता है। तो कई बच्चों में ऐसा होता है कि हैं सारे मिल्क टीथ, बट लास्ट के परमानेंट आ गए हैं मोलर। उसमें एक प्रोसीजर होता है जिसको हम बोलते हैं सीलेंट। अच्छा। देखिए हर दांत के ऊपर क्या है, ग्रूव्स होते हैं, मतलब गड्ढे से होते हैं, वो आपने हम्म। देखा होगा, सबसे ऊपर का सरफेस अनइवन रहता है। हम्म। ये अनइवन सरफेस ही है जहाँ पे वो, जो आप कह रहे हो जैसे चॉकलेट वगैरह हो गया हम्म। कुछ, वो चिपका रहता है। तो सीलेंट एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम इन ग्रूव्स को मतलब सील कर देते हैं। फिलिंग नहीं होता उसमें, दांत को घिसना नहीं होता, कुछ नहीं होता। उसमें बस ये एक मटेरियल डाल के हम इन ग्रूव्स को भर देते हैं, सील कर देते हैं, ताकि इस पे कुछ चिपक ना सके। अच्छा। तो ये अपन एक ब्रांच होती है डेंटिस्ट्री की जिसको प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री बोलते हैं, कि भाई डिजीज़ को होने के पहले ही अपन उसे प्रिवेंट करते हैं, उसे रोकते हैं। तो इवन जो मैं कह रही थी कि हर 6 महीने में क्लीनिंग करनी चाहिए, वो भी प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री का ही पार्ट है। ये नहीं कि भाई आपकी पायरिया है मुंह में, गम डिजीज़ है, इसीलिए हमें क्लीनिंग करनी है। नहीं, जो हर 6 महीने में, वो एक मेंटेनेंस क्लीनिंग है, कि भाई कुछ हो नहीं आगे, कैविटी नहीं हो, ये नहीं हो, इसीलिए कुछ कुछ खाना जहाँ फंसा है, कुछ डिपॉजिट्स हैं, कुछ ये है, उनको क्लीन करके रखे। तो ये एक प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री का पार्ट होता है। तो बच्चों में स्पेशली जो सीलेंट्स का प्रोसीजर है, छोटा सा प्रोसीजर है, बट एडवांटेजेस बहुत हैं इसमें। अच्छा, कितने साल के बच्चे तक करवा सकते हैं इनको? ये तो हम स्टार्ट कर देते हैं 4-5 साल से। हम्म। और जब तक दांत में अगर कोई देखो कैविटी लग गई अगर, उसके बाद हम सीलेंट नहीं कर सकते। तो कोई भी ऐसा परमानेंट दांत है, पक्का दांत है जिसमें कैविटी नहीं है, उसमें आप कर सकते हो किसी भी एज में, मतलब 12-13 साल तक भी अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। पर ये फिलिंग अलग चीज़ होती है, सीलेंट अलग चीज़ है। सीलेंट तभी आप कर सकते हो अगर उस दांत में कैविटी नहीं है, अगर उसमें कीड़ा लग चुका है, कैविटी हो गई है, तो फिर उसमें फिलिंग ही हो सकता है। जैसे बच्चे तो समझदार नहीं होते, वो तो खा के भी सो जाते हैं, उनको नहीं पता कि अपने ऐसे ऐसे नुकसान हो सकता है। लेकिन कई बड़े लोग होते हैं, एडल्ट होते हैं, तो उनमें तो ये प्रॉब्लम फिर भी होती है, वो साफ करके सोते हैं फिर भी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है उनके। देखिए प्रॉब्लम्स होने के बहुत कारण हो सकते हैं, जैसे आपका एक माउथ ब्रीदिंग बहुत बड़ा कारण है कैविटीज़ होने का। कैसे? क्योंकि अपन जब माउथ खोल के जैसे सोते हैं, तो हम्म। अपने मुंह में ड्राइनेस होती है। हम्म। जो अपना सलाइवा होता है, जो हम्म। थूक होता है, उसमें नेचुरली एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। मतलब सलाइवा को अपन बोलते हैं एंटी केरीज, मतलब केरीज को रिवर्स करने वाला, कैविटी को रिवर्स करने वाला। आज अगर आप मुंह खोल के सो रहे हो, आपके ड्राइनेस आएगी, मुंह में ड्राइनेस आएगी, तो ड्राइनेस का मतलब है सलाइवा सूख गया, कैविटी के चांसेस बढ़ गए। कुछ चीज़ें बॉडी की देखिए नेचुरल होती हैं, जो मतलब खुद को बचाने के लिए बॉडी ने कुछ डिफेंस मैकेनिज्म बनाया हुआ है। आज जैसे अपन वैक्सीन की बात करें, वैक्सीन क्या होती है कि भाई आप थोड़ी सी इन्फेक्शन बॉडी में इंजेक्ट करते हो, ताकि बॉडी खुद बनाए उसके लिए एंटीबॉडीज़, जो आपके पास लाइफ लॉन्ग रहते हैं। हम्म। तो हमेशा बॉडी में कुछ चीज़ें होती हैं जो वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए होती हैं। सलाइवा वैसी ही चीज़ है। तो आज एक माउथ ब्रीदिंग हो गया, हम्म। एक लेट नाइट ईटिंग जो अपन बोलते हैं कि भाई रात को मंचिंग कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं और सो गए। हम्म। एक है कि दांतों से वो चिपक जाता है उस पे खाना और कैविटी कर रहा है। हम्म। एक होता है कि आपके रात को आपने कुछ खा के सो गए हो, तो आपके डाइजेशन चलता रहता है रात को, पूरी हम्म। रात। डाइजेशन के लिए पेट में कुछ एसिड्स बनते हैं खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। वो एसिड रात को अनकॉन्शियसली आपके पेट से आपके मुंह में आएगा, और वो फिर आपके इनामल को, मतलब जैसे इरोजन बोलते हैं अपन उसको, कि फ्लैट, कई बार आपने देखा होगा कई लोगों के दांत नोकीले से नहीं होते, फ्लैट होते हैं, और वो एक पैटर्न होता है पूरे दांत में। हम्म। वो एसिडिटी उसका बहुत बड़ा कारण है। अच्छा, अब लेट नाइट खाने की वजह से, स्ट्रेस की वजह से एसिडिटी होता है। तो एसिड वापस आके उसको डिस्ट्रॉय करता है। एसिड मुंह में आता है, और ये एक चीज़ अनकॉन्शियसली रात को चलती है।
तो जैसे कई बार होता है सुबह उठते हैं तो अपन को लगता है कि मुंह में जैसे खट्टा खट्टा सा टेस्ट है, ऐसे वो ये है कि वो पूरी रात जब वो आया है एसिड। और देखिए मोस्टली लोगों में स्ट्रेस से रिलेटेड है आजकल, अच्छा, मोस्टली लोगों में स्ट्रेस का भी डेंटल इससे प्रॉब्लम है? स्ट्रेस का बिल्कुल हम मुंह देख के बता सकते हैं कि आप स्ट्रेस में हो कि नहीं। बच्चों में भी मैंने देखा है, कई बार मेरे पास ऐसे होता है कि ये फेब्रुअरी मार्च वाले टाइम में बच्चे आते हैं कि कोई कैविटी नहीं कुछ नहीं, कि पर उनके यहाँ जॉ में पेन हो रहा है। फिर मेरा पहला क्वेश्चन ही होता है उनसे कि तुम्हारे एग्जाम्स है, कहते हैं हाँ एग्जाम्स आने वाले। तो स्ट्रेस में क्या है, ये अपने जॉ पेन, लोअर जॉ पेन, बच्चों में ही नहीं इवन अडल्ट्स में कोई जॉब का स्ट्रेस है, कुछ ये है, तो एक ये ना वेग सा एक पेन होता है यहाँ पे। ट्रीटमेंट्स हैं उसके, हम लेज़र से उसको मसल को रिलैक्स कर सकते हैं, कर सब है, लेकिन वो ये कि सोर्स को ख़त्म करने के लिए स्ट्रेस को कंट्रोल में लाना पड़ता है। दांत ब्रश करने का एक आइडियल रूटीन कैसा होना चाहिए? मॉर्निंग में करना चाहिए, शाम को करना चाहिए? देखिए 2 बार करना चाहिए, हम्म, 2 टाइम्स ब्रशिंग बहुत मैंडेटरी है। एक तो मॉर्निंग में, और रात को मैं रादर जो रात को सोने के पहले, मतलब लास्ट चीज़ जो आप सोने के पहले करते हो वो ब्रशिंग होती है। मैं उसको ज़्यादा अहमियत देती हूँ सुबह की ब्रशिंग से भी, क्योंकि वो जो पूरी रात कुछ आपके मुंह में अगर स्टिक रहेगा तो वो मतलब वो अच्छा नहीं होता, वो बहुत कैविटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोनों टाइम की ब्रशिंग बहुत ज़रूरी है। मैं पर्सनली रात की ब्रशिंग को और ज़्यादा अहमियत देती हूँ। दूसरा, खाली ब्रशिंग इज़ नॉट सफिशिएंट। ब्रशिंग के साथ साथ अपन को फ्लॉसिंग करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो एक ब्रश है वो आपके दांतों के बीच में जाके साफ नहीं कर सकता। वो आपके सिर्फ मतलब वही सामने का फ्रंट, टॉप, बैक को ही साफ करेगा। बट जो दाएं बाएं दांतों के बीच की तो जगह है वो सिर्फ फ्लॉसिंग से ही साफ हो सकती है। फ्लॉसिंग हमने देखा है कि अपने इंडिया में तो बिल्कुल अवेयरनेस ही नहीं है फ्लॉसिंग की, कि भाई वो थ्रेड वाला फ्लॉस होता है उसको कैसे यूज़ करते हैं। आजकल नई चीज़ें आ गई हैं, वाटर फ्लॉसर आ गया है, फिर एक इंटरडेंटल टूथब्रश होता है। इंटरडेंटल का मतलब कि 2 दांतों के बीच में ब्रश करने का। तो चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन उनको यूज़ कैसे करना है वो अपने यहाँ पे अवेयरनेस कम है। जैसे कई बार मैं पेशेंट को बोलती हूँ कि नहीं आप थ्रेड यूज़ करो फ्लॉस, फिर हम बोलते हैं कोई प्रॉब्लम है नहीं हो रही है तो आप क्लिनिक लेके आना, हम सिखाएंगे। तो वो जब आते हैं तो दिखाते कि इतना सा हमने वो खोला और हमारा तो दांतों के बीच में नहीं जा रहा। करेक्ट वे फ्लॉसिंग होता है कि कम से कम 30 सेंटीमीटर धागा चाहिए आपको, उसको उंगलियों में लपेट के फिर करना है। वो इतना सा करेंगे तो वैसे ही नहीं जाएगा। एक वाटर फ्लॉसर आ गया है जो कि पानी के स्प्रे की तरह होता है। उसको ये कि 2 दांतों के बीच में रखो, बटन दबाओ, ज़ोर से पानी आता है कि कुछ भी फँसा हुआ है तो उससे साफ़ हो जाता है। एक इंटरडेंटल ब्रश आता है, वो टूथपिक जैसा होता है, छोटा-सा ब्रश। तो जिन लोगों के बहुत ज़्यादा स्पेस होती है दाँतों के बीच में, जो नेचुरल होता है। कई लोगों के नेचुरली होती है, कई लोगों के ऐज के साथ-साथ बन जाती हैं। जिनकी पायरिया होता है, उनके बोन लॉस हो जाता है, तो स्पेस बन जाती है। तो ऐसे बड़े स्पेसेस के लिए फिर हमें वो ब्रश चाहिए होता है। टूथपिक जैसा होता है, पर उसमें ब्रश होता है। वो दोनों दाँतों के बीच में जाके उससे क्या है, मसाज भी होती है मसूड़ों की, प्लस कुछ अगर स्टक हो दाँतों के बीच में, वो भी निकल जाता है। तो जो एक ओरल रूटीन बोलूँगी मैं, उसमें ब्रशिंग ट्वाइस अ डे एंड फ्लॉसिंग ट्वाइस अ डे। तो मॉर्निंग एंड नाइट ये करना ही चाहिए। अच्छा, ब्रशिंग की भी एक टेक्निक होती है। अपन यूजुअली सीधा करते हैं, जो कि सही नहीं है। ब्रशिंग की टेक्निक ये होती है कि ब्रश को 45 डिग्री के एंगल पे मसूड़े के मतलब टुवर्ड्स गम्स रखते हैं। तो जैसे ऊपर का दांत है तो ब्रश का टिल्ट ऊपर की साइड होगा, नीचे के दांत है तो नीचे की साइड होगा, और फिर गोल गोल घुमाना है उसको 10 टाइम्स एक एक जगह पे। सीधा वो इतना एडवांटेज नहीं होता है उसका, गोल गोल घुमाना इज़ बेटर। कुछ लोग आधे-आधे घंटे तक करते रहते हैं, ब्रश कंटिन्यू रगड़ते नहीं, रहते हैं। 3 मिनट। 3 ही मिनट आप टाइम होता है। प्रॉपरली करेंगे तो 3 मिनट लगते हैं ब्रशिंग करने में। जैसे बच्चों को जब हम सिखाते हैं स्कूल्स में जाके, तो हम पेरेंट्स को ये बोलते हैं कि आप सामने एक टाइमर रखो, हुँ, तो उसको ऑन कर दो कि 3 मिनट बाद अलार्म बजेगा। तो एक हेल्दी माउथ को मतलब प्रॉपरली आप क्लीन कर रहे हो अगर इस टेक्निक से, तो 3 मिनट्स लगने चाहिए। अपने इंडिया में ऐसा लगता है कि ज़्यादा टाइम तक करेंगे तो अच्छे से साफ होगा।
ज़्यादा टाइम तक करेंगे, एक अपने की ज़्यादा पेस्ट लगाएँगे। पेस्ट भी जो करेक्ट क्वांटिटी होती है पेस्ट की, एक मटर के दाने जितनी पेस्ट चाहिए होती है आपको, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। और खाली पेस्ट अगर लगे कि नहीं पेस्ट से कर रहे हैं, कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि वो ऐसे होगा कि साबुन लगा दिया लेकिन आप रब नहीं कर रहे तो कुछ होगा नहीं। तो पेस्ट से भी ज़्यादा ब्रशिंग की और टाइम से भी ज़्यादा ब्रशिंग की टेक्नीक इम्पॉर्टेंट है। ब्रश कौन सा यूज करना चाहिए? कई हार्ड ब्रश होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं। देखिए, हार्ड ब्रश तो हम बिल्कुल रेकमेंड नहीं करते, क्योंकि वही जैसे मैंने आपको बताया था कि एसिड से दांत इरोड होते हैं, वैसे ही हार्ड ब्रशिंग से भी होते हैं। वो एनामल को आपके डैमेज करता रहता है, तो हार्ड ब्रशिंग तो हम बिल्कुल रेकमेंड नहीं करते। सॉफ्ट या मीडियम, मीडियम भी कुछ लोगों के लिए, बट वैसे सॉफ्ट ब्रश ही बेटर होता है। और टूथपेस्ट जो यूज करते हैं, कौन सा टूथपेस्ट अच्छा होता है? देखिए, टूथपेस्ट सारे ही अच्छे हैं, टूथपेस्ट में मैं ऐसे कोई पर्टिकुलर ब्रांड नहीं बोलूँगी। बस उसमें जो मेन चीज़ होती है बच्चों में, जब बच्चों को थूकना नहीं आता, कुल्ला करना नहीं आता, तो बच्चों में हम नॉन फ्लोराइड टूथपेस्ट प्रेफ़र करते हैं, स्पेशली 2 ढाई साल तक, क्योंकि बच्चे उसको स्वॉलो कर लेते हैं। अडल्ट्स में हम फ्लोराइड टूथपेस्ट रिकमेंड करते हैं, क्योंकि फ्लोराइड वही कैविटी को रिवर्स करने में हेल्प करता है। तो डिफरेंस मैं बस यही बोलूँगी कि भाई कोई भी टूथपेस्ट जिसमें फ्लोराइड हो, बट अडल्ट्स के लिए, अडल्ट्स मतलब एक बार जब आपको थूकना आ जाए, ये समझ आ जाए आपको। और बच्चों में नॉन फ्लोराइड बोलेंगे, क्योंकि फ्लोराइड इंजेक्ट अंदर नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अपने जैसे आपने देखा होगा फ्लोरोसिस जिसको बोलते हैं, कई लोगों के दांत होते हैं जो उसमें पैच होते हैं, मतलब पीले रंग का या ब्राउन कलर का या सफ़ेद कलर के पैच होते हैं। अब वो आप कितना भी ब्रश कर लो या आप क्लीनिंग करवा लो, वाइटनिंग करवा लो, वो पैच हटेंगे नहीं। वो अपने फ्लोराइड की वजह से होता है, स्पेशली राजस्थान में, क्योंकि अपने ग्राउंड वाटर में फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है। तो उसमें क्या है, दांतों का फॉर्मेशन ही इस तरीके से होता है। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर हमने राजस्थान में ही देखी है। इसका फिर ये मैं कहना चाहूँगी कि ऐसे इन टाइप के केसेस में व्हाइटनिंग से या पॉलिशिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो चीज़ वर्स ही हो जाएगी। ऐसे केसेस का जो ट्रीटमेंट, बेस्ट ट्रीटमेंट है, वो कॉस्मेटिक ही होता है। तो अगर किसी के फ्लोरोसिस है, फ्लोरोसिस की वजह से दांत खराब हैं, तो वो फिर कॉस्मेटिकली उसको ट्रीट कराएं। कुछ लोगों के दांत ऐसे होते हैं, प्रत्येक दांत अलग अलग दिखता है, जुड़ा हुआ नहीं होता है ऐसे मसूड़ों से। ऊपर तो जुड़े हुए हैं लेकिन नीचे की तरफ ऐसे लंबे लंबे अलग से दिखते हैं। गैप बहुत होता है। मोस्टली जो हमने देखा है कि जैसे मसूड़े का जब लेवल नीचे चला जाता है, तो वो क्या है, वो एक जड़ें दिखने लग जाती हैं। जड़ें आपके मसूड़े और हड्डी के अंदर होनी चाहिए, लेकिन किसी के अगर बहुत ज़्यादा पायरिया है, तो उनमें हमने पैटर्न देखने को मिलता है कि पायरिया की वजह से अंदर से हड्डी भी गल रही है, वो नीचे जा रही है, और मसूड़े का लेवल भी साथ साथ नीचे जा रहा है। तो एक कारण इसका पायरिया हो सकता है। दूसरा इसका ये कारण होता है अक्लूजन जो होता है। अक्लूजन का मतलब है कि आपके ऊपर और नीचे के दांत जिस तरीके से मिलते हैं, तो जो फोर्स लगता है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स होना चाहिए, कि भाई हर दांत पे सेम टाइप का फोर्स लग रहा है। पर अगर आपके दांत थोड़े आगे पीछे हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्रॉमा फ्रॉम अक्लूजन, मतलब दांत मिलने की वजह से एक ट्रॉमा हो रहा है, कि किसी एक दांत पे कंटिन्यूस ज़्यादा फोर्स पड़ रहा है बाकी दांतों के कंपैरिजन में। अब जब उस दांत पे, जैसे कोई मैं यहाँ पे आपके बार बार मारती रहूँ, यहाँ पे आपके सूजन आ जाएगी, यहाँ पे लाल हो जाएगा, मतलब वो सेम चीज़ दांत में मैं बार बार मारती रहूंगी, तो उसमें कोई ट्रॉमा पड़ता रहेगा, जिसकी वजह से वही हड्डी और गम लेवल नीचे जाना पड़ेगा। तो जो अगर किसी के दांत आगे पीछे भी हों, वो भी एक कारण होता है कि ये पैटर्न देखने को मिलता है। तो इसका उपाय क्या है, ट्रीटमेंट क्या है इसका? देखिए, अगर ट्रॉमा हो रहा होता है ऐसे, या ऑक्लूजन सही नहीं है, तो ब्रेसेस बेस्ट ट्रीटमेंट है। आजकल, पहले ज़माने में होता था कि वो तारों वाला करते थे। अब बहुत नए टाइप के ब्रेसेस में ट्रीटमेंट आ गए हैं। जो सबसे लेटेस्ट चल रहा है वो होता है इनविजिबल ब्रेसेस। इनविजिलाइन बेस्ट माना जाता है उसमें। उसमें ये है कि कोई वायर्स नहीं होती दाँतों पे, कोई वो मेटल का कुछ चिपकता नहीं है। कंप्लीटली इनविजिबल अलाइनर्स होते हैं, एंड वो रिमूवेबल होते हैं, कि भई आप बाहर जा रहे हो, आप खाना खा रहे हो, तो आप उनको उतार सकते हो। तो ये जो ट्रीटमेंट है, ये डिज़ाइन ही अडल्ट्स के लिए करा गया है, क्योंकि परफेक्ट स्माइल की कोई एज नहीं है। आप कभी भी अपने दाँत ठीक करा सकते हो। तो इसको मैं बहुत बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मानती हूँ, क्योंकि
मिसअलाइनमेंट की वजह से आगे बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। आपका ये जॉइंट में पेन, इवन जो गम डिजीज़ वाला चीज़ मैं कह रही हूँ, क्योंकि कई दाँत आगे पीछे हैं तो ढंग से सफाई नहीं हो सकती। तो अलाइनमेंट करेक्शन को मैं बहुत इम्पोर्टेंट मानती हूँ। और अब इनविजिलाइन इस टाइप के नए-नए ट्रीटमेंट आ गए हैं। इनविजिलाइन आजकल आप मानिए 6-7 महीने में ट्रीटमेंट भी फिनिश हो जाता है। तो अच्छा। ये ब्रेसेस में ये चीज़ लेटेस्ट है। हुँ, बच्चों में अभी भी कई बार हम प्रेफ़र करते हैं कि हम वो वायर वाला ही, अच्छा वायर में भी अब क्या है कि कंफर्टेबल आ गए हैं ट्रीटमेंट। पहले होता था कि वो चुभ रही है और ऐसे, आजकल बहुत अलग-अलग टाइप के मोर मोर कंफर्टेबल और ईज़ी टू वेयर अब वो भी आ गए हैं। तो बच्चों में हम फिर भी आजकल अभी भी वायर ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि जो इनविजिलाइन वाला ट्रीटमेंट है उसमें पेशेंट को खुद पहनना पड़ता है। खुद उतारोगे आप, खुद पहनोगे, बार-बार डेंटिस्ट के पास आने की ज़रूरत नहीं होती। तो आज अगर आप नहीं पहनोगे तो वो ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो फिर 6 महीने बाद आके आप डेंटिस्ट को बोलो कि मेरे सही नहीं हुए, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो पेशेंट को खुद पहनना है। तो बच्चे थोड़ा नहीं पहनते हैं उसको, तो उनमें हम फिर आज भी यही प्रायोरिटी होती है हमारी कि नहीं, वायर वाला ही करें। पर हाँ, अडल्ट्स के लिए इनविजिबल ब्रेसेस इज़ अ वेरी गुड ट्रीटमेंट। डाइट का ओरल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है? देखिए, डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ओरल हेल्थ का। हुँ, सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे अपन फाइबरस खाना खाते हैं, हुँ, तो फाइबर रिच फूड जो होते हैं वो अपने जॉ के ग्रोथ में हेल्प करते हैं, हुँ, स्पेशली डेवलपमेंट वाले ईयर्स में। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि आपका जॉ ग्रो नहीं करता, तो दांत तो वही, जैसे अपन बात कर रहे थे, बत्तीसी वो हैं तो वो तो आएंगे ही। अब अगर उनको जगह नहीं मिलेगी तो या वो टेढ़े मेढ़े आएंगे या इरप्ट ही नहीं होंगे। तो डाइट मैं बोलूँगी कि गुड न्यूट्रिशियस डाइट, फाइबर्स वाली डाइट हुँ, जिसको चबाने में थोड़ी मेहनत भी करनी पड़े, हुँ, वो अपने ग्रोथ में हेल्प करते हैं, जॉ के ग्रोथ में, जो इन टर्न अपने अक्लूजन जिसको कहते हैं, दांतों का सही तरीके से मिलना, सही तरीके से रप्ट होना, उसमें हेल्प करती है। दूसरा, अगर अपन मीठे की बात करें, मैं ये नहीं बोलूँगी मीठा नहीं खाना चाहिए, पर अगर ये चीज़ वो ये दाँत पे चिपकी रह जाएगी, तो वो कैविटीज़ करती है। तो हुँ, शुगर का डिसएडवांटेज यही है कि भई अगर चिपका रह गया, हुँ, तो वो फिर डेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। अ, तीसरी चीज़, एसिडिक खाना, जो वही सेम कॉन्सेप्ट कि जैसे पेट से मैंने आपको बताया कि एसिड आता है तो दांतों को इरोड करता है, सेम चीज़ एसिडिक खाने से होती है। तो अगेन ये नहीं कि अपन एसिडिक खाना नहीं खा सकते, खाओ, लेकिन फिर उसको न्यूट्रलाइज करना है। जैसे इवन टी कॉफ़ी भी एसिडिक ही होती है। तो आपने टी कॉफ़ी पी ली या पेप्सी वगैरह हुआ, वैसे तो इन जनरल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, हुँ, पर कंज्यूम किया है तो उसके बाद आई वुड सजेस्ट कि पानी पी लें 5 मिनट बाद ही, कि भई वो एसिड मुँह में नहीं रहे, वो न्यूट्रलाइज़ हो जाए। या कोई स्टेनिंग वाली चीज़ें हो गई। कई लोग मेरे से ऐसे पूछते हैं कि खाने से स्टेनिंग हो जाती है, टी, कॉफ़ी से। अपने इंडिया में हल्दी वग़ैरह बहुत यूज़ होता है। तो अब ऐसा नहीं कि आप नहीं खाओगे, ठीक है, खा रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर इमीडिएटली पानी का एक सिप ले लो कि भई मुँह के अंदर कुछ मुँह में रहना नहीं चाहिए, वो सब वॉश आउट हो जाए। गरम ठंडे से? गरम ठंडे से दाँत पे डायरेक्टली कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। हुँ, हाँ, जिनके गम्स का प्रॉब्लम है, जिनके पायरिया है या जिनके कैविटी बहुत डीप है कि नर्व्स एक्सपोज़ हो रखी हैं, तो उसमें कुछ भी गरम खाओगे या कुछ बहुत ठंडा खाओगे, वो झनझनाहट करता है, वो नर्व्स पे जाके लगता है। उन लोगों को प्रॉब्लम फ़ील होती है, पर अगर आप मेरे से पूछो कि ठंडा-गरम खाने से दाँतों पे कुछ, दाँतों का कोई रिलेशन, ऐसी बात नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, कोई अगर आइस चिप्स मतलब आइस को च्यू करता है, हाँ, उसके दाँत के फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। अच्छा। तो ये चीज़ मैं बोलूँगी कि हाँ, आइस चिप्स पे मत, या फिर ये ख़ैर खाने से तो रिलेटेड नहीं है, पर जैसे कई लोगों को आदत होती है बॉटल को दाँत से खोलने की, वो फिर दाँत के फ्रैक्चर होने के चांस होते हैं। तो ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, पर ठंडा-गरम का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं। कैविटी कैसे बनती है? उसके मेन रीज़न्स क्या है कैविटी बनने के? कैविटी बनने के मेन रीजंस दो हैं। हुँ, एक तो कैविटी होता है कि अगर आपके पायरिया है, हुँ, अगर आपके गम्स की प्रॉब्लम है, अगर आपके ब्रशिंग नहीं हो रही है ढंग से, तो मुंह में जो बैक्टीरिया काउंट है, जैसे अगर 500
नॉर्मल बैक्टीरिया है, ऐसे पेशेंट्स में वो बैक्टीरिया 1000 पहुंच जाएगा। तो उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपकी कैविटी हो। कैविटी ये होता है कि जो ये बैक्टीरिया है ये एसिड सेक्रीट करता है, ये एसिड दांत को गलाने लगता है। शुरू होगा टॉप लेयर से, धीरे 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 करके नीचे तक आएगा। दिस इज़ व्हाट कैविटी इज़। कैविटी इसको बोलते हैं कि वो एसिड गलाने लग जाए। तो अगर बैक्टीरियल काउंट बढ़ेगा, ये एसिड सिक्रीशन बढ़ेगा। तो पहले तो ये केस हो गया कि जिनके गम्स प्रॉब्लम है या ये इस टाइप से। सेकंड ये है कि अगर खाना फंसा रह जाए, अगर खाना वो ग्रूव्स वगैरह में स्टिक रह जाएगा, वहाँ पे बैक्टीरिया आएंगे, वो एसिड सिक्रीट करेंगे, दांत को गलाने लगेंगे। तो कैविटी के मैं ये 2 मेन रीजंस मानती हूँ। अगर दांत आगे पीछे हैं, अलाइनमेंट सही नहीं है, वहाँ पे भी वही हो गया कि खाना फंसा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर आप ब्रश से नहीं क्लीन कर सकते। तो वही बैक्टीरिया वहाँ आके एसिड सिक्रीट करके कैविटीज़ करेंगे। ज़्यादातर हमने पैटर्न ये देखा है कि कैविटीज़ 2 दांतों के बीच में से शुरू होती हैं। अब वो क्या आपको मुँह में दिखती भी नहीं है, एक आपको लगता रहता है बस खाना फँस रहा है, आप उसको निकालते रहते हो। पर वो फँसने का कारण ये होता है क्योंकि वो उसमें एसिड की वज़ह से दाँत खोखला हो गया है कि वो वहाँ खाना फँसने लग जाता है। तो कैविटी को अननोटिस, एक नोटिस भी मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे मुंह में नोटिस कर सकते हो कि कैविटी हो गई है। अगर आपको लगे नहीं कहीं पे काले स्पॉट्स पड़ रहे हैं या आपको लग रहा है कि खाना फंस रहा है, तो वो इमिडिएटली एक बार चेकअप कराना चाहिए। और अगर किसी की कैविटी हो गई हो तो फिर क्या ऑप्शन है उसके पास? देखिए, कैविटी अगर हो गई है तो एक बार कैविटी लगती है तो वो स्प्रेड होती होती है। अच्छा, कैविटी का जो स्प्रेड है वो एक पिरामिड की तरह होता है। हो सकता है आपको ऊपर से एक डॉट दिख रही हो, लेकिन वो अंदर से एक पिरामिड की तरह स्प्रेड होती है। तो क्या, जैसे हम एज डेंटिस्ट हम जब उसको क्लीन करने लगते हैं तो वो जो एक छोटा सा, कई बार पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि था तो ये छोटा सा, मेरे को तो पेन ही नहीं था, आपने इतना बड़ा कर दिया। वो क्योंकि उसका स्प्रेड एक पिरामिड जैसे होता है, और एक बार कैविटी लग जाएगी तो वो रिवर्स नहीं होती। मतलब अगर वो एक बार इनामल में लग गई है, सुपरफिशियल फिर भी कुछ मेथड्स होते हैं प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री के, हम ट्राई कर सकते हैं कि रिवर्स हो। पर अगर एक बार स्प्रेड होने लगी है तो वो डीप ही होगी। तो इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि काला स्पॉट है कुछ है, तो आप इमीडिएट उस टाइम ट्रीटमेंट कराओ, क्योंकि तब एक फिलिंग से, जो बोलते हैं मसाला भर रहे हैं या फिलिंग करना है, वो उससे ठीक हो जाएगा। अगर ये कैविटी डीप होते होते आपकी नर्व्स तक पहुंच गई है, फिर फिलिंग नहीं काम करती, फिर आपको रूट कैनाल कराना पड़ता है। रूट कैनाल होता है कि पूरी वो नर्व्स वगैरह को क्लीन करके रूट के टिप तक हम फिलिंग करते हैं उसमें, तो उसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। वो करा के फिर उसके ऊपर कैप लगता है। तो और अगर आप रूट कैनाल भी नहीं करा रहे, कि आपने कुछ भी नहीं कराया, आपके पेन हुआ, स्वेलिंग आई है, वो फिर दांत पूरा सड़ के ख़त्म हो गया है, फिर अपना लास्ट ऑप्शन होता है उस दांत को निकालना, वो एक्सट्रैक्शन है। तो बट बेस्ट ये कि वो फिलिंग छोटी सी चीज़ होती है, बट फिलिंग करा के उसी स्टेज पे उस कैविटी को अपन फिनिश करते हैं। तो अगर किसी ने एक बार फिलिंग करवा ली तो क्या दोबारा उसको बीमारी नहीं होगी? ऐसी बात नहीं है, क्योंकि फिलिंग आज जैसे पूरा एक दांत का स्ट्रक्चर है, आपकी कैविटी इस स्पॉट पे हुआ है, मैंने बस वहां से उस कीड़े को क्लीन करके वहां फिलिंग कर दी, पर आपके दांत के बाकी सर्फेसेस अभी भी हैं। तो आज ज़रूरी नहीं कि इधर मैंने फिलिंग कर दी तो यहाँ नहीं हो सकती, यहाँ नहीं हो सकती, यहाँ नहीं हो सकती, और कहीं से भी हो सकती है। वो अगेन पेशेंट के मेंटेनेंस पे आ जाता है कि पेशेंट कितने अच्छे से मेंटेन कर रहा है। फिलिंग की भी अगर आप बात करो तो फिलिंग बहुत अलग अलग टाइप की होती है। आज अगर फिलिंग को हम अच्छे से करें तो फिलिंग के निकलने के चांसेस कम होते हैं, बट हाँ, वो मटेरियल घिसने लग जाता है टाइम के साथ साथ, क्योंकि है देखो, इट इज़ समथिंग आर्टिफिशियल, तो वो टाइम के साथ साथ घिसता है। आजकल और बेटर मटेरियल्स आ गए हैं, जैसे सिरेमिक होता है, ग्लास होता है, आजकल सिरेमिक की भी फिलिंग होती है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट होती हैं गोल्ड फिलिंग्स। वो कभी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, कभी घिसती नहीं है, तो वो बहुत लंबी चलती हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि फिलिंग्स कुछ होता है, बट हाँ, अगर आप बाकी दांत का नहीं ध्यान रखोगे तो कैविटी ज़रूर दोबारा हो सकती है। आरसीटी करवाने के बाद ये चलती है परमानेंट? आरसीटी कराने के बाद भी यही है कि देखिए, दांत तो वही हैं। हम्म। तो आज 2 तरीके से इन्फेक्शन होती है। एक है कि दाँत से मसूड़े में हो सकती है, एक है मसूड़े से दाँत में हो सकती है। तो जब तक दाँत मुँह में है, तब तक चांसेस हैं कि आपकी कैविटी हो, चाहे उसका रूट कैनाल हो, चाहे फिलिंग हो, चाहे कुछ भी हो। वो सब कुछ आपके मेंटेनेंस पे आ जाता है।
तो हम रेकमेंड करते हैं कि साल में 2 बार आपको डेंटिस्ट के विज़िट करना ही चाहिए और क्लीनिंग करवानी चाहिए, क्योंकि ये अब जैसे कैप भी है, अब कैप भी कुछ इट इज़ समथिंग आर्टिफ़िशियल, है ना? अब वो कैप के भी दोनों साइड पे कोई कहीं पे खाना नहीं फँसा रह जाए, एक मार्जिन्स होते हैं, उनको क्लीन रखना। हुँ, तो वो क्या हमारे डेंटल इंस्ट्रूमेंट से हम ये चीज़ें कर सकते हैं, एक नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं होगा। हुँ, आज अपन सैलून ही जाते हैं हुँ, कि भई हम अपना स्किन, हेयर सब मेंटेन रखें। मतलब हर 2-2 3-3 हफ्ते में जाते हैं। तो ये तो एक बहुत माइनर सी चीज़ है जो साल में 2 बार करनी है, पर आपके डेंटल हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मसूड़ों की बीमारियाँ कौन-कौन सी हो सकती है? मसूड़े की देखिए मेन बीमारी पायरिया होती है, हुँ, जिसको जो गम डिजीज़ अपन बोलते हुँ, हैं। ये इसके ही स्टेजेस होते हैं। हुँ, सबसे पहला स्टेज होता है जिसको अपन जिंजवाइटिस बोलते हैं, जो कि मैं बोलूँगी सुपरफिशियल पायरिया बोल सकते हो आप उसको। उसमें आपके सिर्फ दांतों के ऊपर और हल्का बहुत गम्स में एक रेडनेस सी दिखती है, दांतों के ऊपर थोड़ी परत सी जमी होती है। अगर इसको हम और नहीं ट्रीट करते और वर्स होने देते हैं तो फिर इसको अपन बोलते हैं पेरियोडोंटाइटिस। हुँ, पेरियोडोंशियम होता है आपके दांत का जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर दांत का, हुँ, जिसमें आपका मसूड़ा आ गया, आपकी मतलब आपके गम्स आ गए, आपकी बोन आ गई। अगर ये इन्फेक्शन जो पायरिया है वो डीप तक चला जाता है, तो ये आपकी हड्डी को भी गलाने लगता है और जो गम्स है वो दांत से अलग हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं। तो उसमें आप देखेंगे ऐसे पॉकेट्स बन जाती हैं दांत और गम्स के बीच में, हम उसको बोलते हैं डीप पॉकेट बन गई है। कुछ लोगों के 2 मिलीमीटर होती है, कुछ के 4 होती है, कुछ के 6 होती है। तो ये स्टेजेस होते हैं पायरिया के। आइडेंटिफ़ाई कैसे करें? हुँ, आइडेंटिफ़ाई में ये है कि अगर आपके ब्लीडिंग होती है या आपको लग रहा है गम्स में स्वेलिंग आ रही है, या आपके मुँह में से स्मेल आ रही है, या फिर आपको दिख रहा है कि नहीं मेरा गम लेवल नीचे जा रहा है, कई बार ऐसे डिपॉज़िट से दिखते हैं बिल्कुल पत्थर जैसे, ये सब पायरिया की वजह से होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके दाँत टेढ़े-मेढ़े होते हैं, सीधे नहीं होते हैं, हुँ। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए दाँत टेढ़े-मेढ़े होते हैं तो बेस्ट तो ब्रेसेस है। हुँ, और ब्रेसेस बहुत ज़रूरी ट्रीटमेंट होता है, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं इसको अपन। हुँ, क्योंकि मिसअलाइनमेंट की वजह से हो सकता है कि अपन को यंगर एज में नहीं इतना समझ आए, बट आगे आगे चल के मिसअलाइनमेंट की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे बड़ी तो ये पायरिया की हो गई कि आज दांत अगर आगे पीछे हैं तो उन कोनों में अपन ब्रशिंग नहीं कर सकते। मिसअलाइनमेंट होती है, पायरिया होगा, वही बोन लेवल नीचे जाएगा, दांत हिलेंगे, स्ट्रेसेस पड़ते हैं आपके दांतों पे, तो उससे जॉ पेन्स होते हैं। तो मिसअलाइनमेंट की बहुत प्रॉब्लम्स हैं। चाहे आप शायद अभी हम यंग एज में प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, और आपके लुक्स, एस्थेटिक्स, हुँ, वो भी बहुत बड़ी कंसर्न हुँ, होती है। तो टेढ़े-मेढ़े दाँत हैं, डेफ़िनेटली करेक्ट कराने चाहिए। ब्रेसेस में मेनली मैं ब्रॉड वे में आपको बात करूँगी तो 3 टाइप के होते हैं ऑप्शंस। हुँ, एक होता है मेटल, हुँ, जो कि अपने वो सिल्वर कलर के मेटल के होते हैं, एक तार जाती है। एक होते हैं सिरेमिक ब्रेसेस जो कि व्हाइट कलर के होते हैं, और जो लेटेस्ट है वो होते हैं इनविसालाइन, जो कि कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होते हैं और वो रिमूवेबल होते हैं। एंड रिजल्ट सारे ट्रीटमेंट्स का सेम होगा। आज मैं मेटल ब्रेसेस से भी अलाइनमेंट ठीक कर सकती हूँ, सिरेमिक से भी कर सकती हूँ, इनविजिबल से भी कर सकती हूँ। तो वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है कि कौन से पेशेंट के लिए क्या ज़्यादा बेटर है। हुँ, अब जैसे इनविजिबल ब्रेसेस हैं वो हम अडल्ट्स में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप जॉब है या वेडिंग है या कुछ हुँ, ऐसे है, आपका बाहर जाना ज़्यादा होता है, तो वो रिमूवेबल चीज़ होती है, हुँ, आप कभी भी उतार के जा सकते हो। सिरेमिक और मेटल जो है वो हम बच्चों में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज़ बच्चों में आप ऐसे उतारने चढ़ाने वाली चीज़ नहीं दे सकते। अ, ये हाँ, ये ज़रूर है कि इनविजिबल ब्रेसेस थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, बट उनकी जो एडवांटेजेस हैं वो बहुत हैं। आज कोई खाना नहीं फँसता, छाले वगैरह नहीं आते वायर्स की वजह से, तो उनके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं। हम देखते हैं कई बार जो पैसे वाले लोग हैं या सेलिब्रिटी जिनके दाँत बहुत चमकदार होते हैं, कैसे होते हैं इतने चमकदार? कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, हुँ, और ये सिर्फ सेलिब्रिटीज़ नहीं, ये अब हुँ, कोई किसी के लिए भी पॉसिबल है हुँ, कि हम यहाँ करते हैं जयपुर में ये चीज़।
कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट में कॉस्मेटिक तो एक ब्रॉड टर्म हो गया, बट इसके अंडर बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आते हैं। सबसे बेसिक अगर अपन स्टार्ट करें तो ये क्लीनिंग पॉलिशिंग हो गया, जिसमें दांतों के ऊपर कोई स्टेन्स हैं वो हटाना, या अपने वही मसूड़ों में अगर स्वेलिंग है तो वो रेड दिखते हैं, डिपॉजिट्स होते हैं, तो एक बेसिक क्लीनिंग पॉलिशिंग फ्रेश ब्रेथ के लिए। तो ये तो आपका फर्स्ट चीज़ हो गई बेसिक। फिर अपन बात करें टीथ वाइटनिंग। टीथ वाइटनिंग ये होता है कि वो एक लेज़र टीथ ब्लीचिंग होता है, जिसमें अपन दांत का शेड 2 शेड लाइट कर सकते हैं विद टाइम। या मैं कहूँ अपने इंडिया में जो खाने यूज़ होते हैं अपने, जैसे हल्दी हो गया, बीट रूट हो गया, ये तो एक दांत स्टेन्स ले लेता है अंदर। ये जो स्टेन्स है ये आपके क्लीनिंग पॉलिशिंग से नहीं उतरेंगे, वो सुपरफिशियल चीज़ होती है, वो हमें अंदर से वो पीलापन हटाना पड़ता है, जो कि लेज़र टीथ वाइटनिंग से पॉसिबल है। तो ये 2 अलग चीज़ें हैं, क्लीनिंग अलग है, वाइटनिंग अलग है। तो वाइटनिंग में जैसे मैंने आपको बताया 2 शेड लाइट हो सकता है। लेज़र से वाइटनिंग कराना बेटर है केमिकल ब्लीचिंग से, क्योंकि केमिकल ब्लीचिंग में दांत को थोड़ा सा हार्म ज़्यादा पहुंचता है, थोड़े गम्स में इरिटेशन हो जाती है, टेम्परेरी होती है 1-2 दिन, बट स्टिल लेज़र वाइटनिंग इज़ बेटर और ज़्यादा कंफर्टेबल है। फिर तीसरी चीज़ जिसको मैं सेलिब्रिटी मेकओवर बोलती हूँ, इनफैक्ट ये मेरी स्पेशलाइजेशन है, इज़ विनियर्स। विनियर्स में ये होता है कि हम एक कंप्लीट स्माइल को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। विनियर बेसिकली एक सिरेमिक ग्लास जो हुआ, सिरेमिक का चिप होता है, मतलब उसकी जो थिकनेस है वो एक चिप के जितनी होती है, पतली, और वो दांत के फ्रंट पे पेस्ट करते हैं हम। तो उस विनियर का शेप, साइज़, कलर वो हम अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। आज किसी के दाँत बिल्कुल येलो है और वो चाहते हैं कि वाइट हो जाए, तो मैं एक वाइट कलर का विनियर उनके दाँत के ऊपर पेस्ट कर सकती हूँ। तो दैट इज़ व्हाट अ विनियर इज़। एंड 90% जो आप ये सेलिब्रिटी स्माइल्स देखते हैं, ये विनियर्स होती है। विनियर से हम कोई दांतों के बीच में माइनर गैप हो या दांत आगे पीछे हैं, हम उनको भी करेक्ट कर सकते हैं। आई विल नॉट से कि विनियर्स ब्रेसेस का ऑल्टरनेट है, नहीं, ब्रेसेस के अपने अलग एडवांटेजेस हैं। जो बहुत ज़्यादा मिसअलाइन टीथ हैं वो सिर्फ ब्रेसेस से करेक्ट होते हैं। इनफैक्ट कईयों के अगर बहुत ज़्यादा गैप हो या कुछ हो, तो पहले हम ब्रेसेस से करेक्ट करके उसके बाद विनियर्स कर सकते हैं। दे आर 2 डिफरेंट प्रोसीजर्स। बट जो एक मेकओवर की बात करें अपन, वो विनियर्स से करते हैं। जो स्माइल डिज़ाइनिंग होती है उसको हमें टोटलिटी में डिज़ाइन करना पड़ता है, बिकॉज़ एक हर जने के एक फेस का सर्टेन स्ट्रक्चर है। कुछ दांतों की कुछ फॉर्मेशन है जो अच्छी लगनी चाहिए आपके फेस पे। आपका स्किन कलर हो गया, आपका हेयर कलर हो गया, आपका आईज का कलर हो गया। आज ऐसा नहीं है कि हर जने को बिल्कुल वाइट सूट करेगा। किसी के में थोड़ा सा ग्रे टिन जाना चाहिए, किसी में थोड़ा सा येलो। वो तो ये सब एक वो स्माइल डिज़ाइनिंग का पार्ट होता है। आज अगर कोई जैसे गर्ल्स हैं, उनको हम थोड़ा सॉफ्ट लुक देते हैं स्माइल में, मतलब उनके जो टीथ होंगे, उनके जो एजेस होंगे, वो हम थोड़ी सी कर्व करके देते हैं। लेकिन बॉयज़ में हम थोड़ा शार्प देते हैं, बिकॉज़ आपकी पर्सनैलिटी के साथ भी वो सूट करने चाहिए आपकी स्माइल। अच्छा, स्माइल अब जैसे एक यूथफुल स्माइल है, यंग स्माइल है, वो आप देखोगे ऐसे जो अपन ड्राइंग में बनाते हैं, कर्वेचर होता है स्माइल का, उसको अपन यूथफुल स्माइल बोलते हैं। कई लोगों के फ्लैट स्माइल होती है कि सारे दांत एक पे हैं। ओल्ड एज में कई बार वो स्माइल रिवर्स हो जाती है, मतलब सामने के दांत छोटे और पीछे के लंबे रिवर्स दिखते हैं, तो उसको हम अच्छी स्माइल नहीं मानते, बिकॉज वो देखने में इतनी अच्छी नहीं लगती। तो ये सब एक स्माइल में को स्माइल डिज़ाइनिंग का पार्ट होता है। तो जो ये सेलिब्रिटीज़ की स्माइल अगर आप बोलो, जो हम स्माइल मेकओवर करते हैं, इसमें ये सारे फैक्टर्स देख के एंड देन वी डिज़ाइन इट। तो अगर ये कोई करवा रहे हैं तो उनके इन्फेक्शन के चांसेस है या नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज़ ये जो मटेरियल होता है सिरेमिक, ये वही मटेरियल्स हैं जो अपन नॉर्मल कैप में फिलिंग में यूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट जैसे कई लोगों, किसी का दांत अगर टूटा हुआ है, चिप ऑफ हो रखा है, उसमें भी हम ये विनियर ही करते हैं। तो विनियर को मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि सिर्फ कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है, कई बार हमें उसको और चीज़ों के लिए भी यूज़ करना पड़ता है। तो इन्फेक्शन का कोई
मतलब कोई डिसएडवांटेज नहीं है विनियर का, बट अगर आप मेरे से पूछो कि मेंटेन करना पड़ेगा, यस, मेंटेनेंस थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज मुंह में कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ आती है तो आपको, अगर जैसे मैं हेल्दी माउथ के लिए कह रही हूँ साल में 2 बार क्लीनिंग करानी है, तो जिसके बहुत आर्टिफिशियल काम है, नॉट जस्ट विनियर्स, अगर आपके कैप भी लगा हुआ है, इम्प्लांट हो रखा है, कोई भी ट्रीटमेंट है, तो आपको अपनी मेंटेनेंस उस अकॉर्डिंग थोड़ी बेटर करनी पड़ेगी। और इन्फेक्शन के नहीं, नो चांस। तो इसका प्रोसेस क्या है इसका? See, I am doing digital smile makeover, इसमें क्या होता है? डिजिटल डेंटिस्ट्री। डिजिटल डेंटिस्ट्री में ये है कि इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग। पहले जैसे होता था कि अपन वो मेजरमेंट लेते थे मुंह में डाल के, फिर उसका मॉडल बनता था, फिर हम उसको लैब में भेजते हैं, फिर कोई भी कैप हो या विनियर हो या कुछ भी उसको वो बन के आता था, तो ये पूरा प्रोसेस 10 दिन का होता था। आज व्हाट आई एम डूइंग उसमें मुझे 24 आवर्स लगते हैं। पेशेंट क्लिनिक में आता है, हम उसकी स्माइल असेस करते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या चाह रहे हैं, कि जो ट्रीटमेंट का आउटकम है वो क्या चाह रहे हैं। एक बार हमें वो अंडरस्टैंडिंग आ जाए, फिर हम प्रोसेस को शुरू करते हैं। उसमें ये है कि दांत को ऊपर से हमें थोड़ा सा रफ करना पड़ता है, बिकॉज आपको ये जब चीज़ ऐड करोगे उसके लिए जगह होनी चाहिए, नहीं तो वो उभरा हुआ लगेगा। तो दांतों को हम जो भी रफ करा, फिर हम एक इंट्राओरल स्कैन लेते हैं, हम मेजरमेंट नहीं लेते, वो एक स्कैनर पे मेजरमेंट होता है। और फिर जो कैड सॉफ्टवेयर है, जो अपने जो डिज़ाइन सॉफ्टवेयर होता है, ये सारे आप देखेंगे ज्वेलरी में, क्लोथ्स में, शू मेकिंग में, हर में ये कैड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। सेम सॉफ्टवेयर इज़ देयर इन डेंटिस्ट्री ऑल्सो। तो उस कैड सॉफ्टवेयर में हम इस विनियर को डिज़ाइन करते हैं। तो ये टोटैलिटी में हम एक पूरी स्माइल डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि स्माइल डिज़ाइन में क्या होता है, जो आप परफेक्ट स्माइल देखोगे उसमें सामने के 2 दांत लंबे होते हैं, फिर साइड के 2 छोटे होते हैं, फिर अपने कैनाइन्स लंबे होते हैं। तो हमें एक वो पूरी डिज़ाइन करके एंड देन वी मिलिंग या 3D प्रिंटिंग, तो हमें एक विनियर को या एक कैप को बनाने में 10 मिनट लगता है। अच्छा। तो ये जो प्रोसेस 10 दिन का था, हम्म। उसको हमने 2 घंटे में पूरा कंसाइज कर दिया। तो पेशेंट सुबह आता है एक पर्टिकुलर स्माइल के साथ, और रात तक वो स्माइल ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। कई बार बच्चे होते हैं तब गिर जाते हैं तो उनके आगे से टीथ ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल है? बिल्कुल उनके लिए भी हेल्पफुल है, प्रोवाइडेड कि उनके अंदर ट्रॉमा नहीं हुआ है या इन्फेक्शन नहीं हुआ है। अगर वो थोड़ा सा टूटा है, बच्चे क्यों, इवन अडल्ट्स, कितने ही अडल्ट्स आते हैं कि सामने कोई एक्सीडेंट हो गया या वो दांत टूट गया, या पहले का बचपन का टूटा हुआ है, अब कोई वेडिंग है उनकी या ऐसे, तो कितने पेशेंट है। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास पेशेंट्स आए हैं अपने, जैसे अपने वेडिंग फंक्शंस शुरू होते हैं ना, तो स्टार्टिंग में छोटे फंक्शंस होते हैं, तो वो फंक्शन छोड़ के अपने उन क्लोथ्स में मेरे पास आए हैं कि नहीं, फोटोज़ में हमें स्माइल हमारी सही नहीं लग रही, क्योंकि आप इतने पैसे खर्च कर देते हैं अपना शादी के पहले ना, स्किन और हेयर और कपड़े, लेकिन आपका 90% आपके फेस का पूरा लुक स्माइल की वजह से है। तो अगर वो दांत सही नहीं होते, कोई टूटा हुआ है या थोड़ा आगे पीछे है या गैप है, वो फिर मतलब एक वो जो लाइफ लॉन्ग फोटोज की मेमोरी फील होती ही है नहीं वो आती। खराब हो जाती है। हाँ, और ये करवाना सेफ है? ये कराना बहुत सेफ है, बिकॉज आप आई वुड से डिजिटल की वजह से जो अपने प्रिसिजन है वो बहुत हाई हो गया है। जो ये मटेरियल्स की क्वालिटी है, जो ये ट्रीटमेंट की प्रिसिजन और एक्यूरेसी है, ये बहुत हाई है। क्योंकि पहले क्या होता था कि आपने मेजरमेंट लिया, उसमें 1-2% का वो आता है, फिर आप उसका मॉडल बनाओगे, तो अब एक मेजरमेंट से मॉडल बनेगा, उसमें 1-2% डिस्क्रिपेंसी आएगी, फिर उसके ऊपर आप वो चीज़ विनियर बनाओगे या कैप बनाओगे, फिर 1-2% डिस्क्रिपेंसी आएगी। तो वो क्या है, प्लस 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 होते होते डिस्क्रिपेंसी ज़्यादा होती है कंपेयर टू डिजिटल, बिकॉज डिजिटल में आप डायरेक्ट स्कैन लेके सॉफ्टवेयर में बना के और वो मैन्युफैक्चर कर रहे हो आप, तो ये जो पूरी लाइन ऑफ डिस्क्रिपेंसी थी ये आपने हटा दी। अच्छा। जो ट्रीटमेंट की एक्यूरेसी है, हम्म। अच्छा, इन डिस्क्रिपेंसी को कंपनसेट करने के लिए हमें दांत की कटिंग थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती थी, जब हम पुराने मेथड से करते हैं। लेकिन अब क्योंकि डिजिटल बना रहे हैं हम, तो जब डिस्क्रिपेंसी ही नहीं है तो हम ज़्यादा दांत के स्ट्रक्चर को बचा पाते हैं, तो हम ज़्यादा नेचुरल टीथ को सेव कर पाते हैं
इस टाइप के प्रोसीजर में। तो हम लोगों के क्लिनिक में तो कैप हो, चाहे चाहे सिरेमिक की फिलिंग हो, चाहे इम्प्लांट का जो बोलते हैं अपन क्राउन होता है, जो ब्रिज बोलते हैं अपन, वो सारी चीज़ें हमारे डिजिटली ही बन रही हैं। अच्छा, तो जैसे विनियर एक बार लगा लिए तो दोबारा उनको हटा भी सकते हैं? हटाने का मन ही नहीं करता, अच्छा। क्योंकि वो स्माइल इतनी बेटर हो जाती है हुँ। कि मतलब मेरे पास आज तक कोई पेशेंट नहीं आया जिसने विनियर हटाने के लिए कहा है मेरे को, बिकॉज़ स्माइल एनहांस ही इतना हो जाता है कि आप उसको नहीं तो चेंज कितने कराना। साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें? देखिए, सिरेमिक का बनता है अगर विनियर, तो सिरेमिक तो ग्लास है, तो ग्लास कभी घिसेगा नहीं, कभी कलर नहीं चेंज करता। अगर आप उसका केयर कर रहे हो ढंग से, तो मतलब मेरे फादर 30-35 साल पहले से विनियर्स कर रहे हैं, जिनके अभी तक विनियर्स चल रहे हैं। हाँ, तब प्रोसेस वो उस टाइप का होता था, डिजिटल नहीं था। डिजिटल नहीं था। हुँ। अच्छा, हमारे क्लिनिक में हमेशा हमने लैब खुद की रही है, हमने कभी बाहर नहीं भेजा काम कि किसी लैब से करवा के कर रहे हैं, हमारा सब इन हाउस होता था। तो तब तो खुद बैठ के हाथ से एक-एक विनियर बनाते थे। पर वो तब के आज तक चल रहे हैं विनियर्स। अनलेस कोई पेशेंट मतलब गिर गया है और वो फ़ोर्स लग के टूटा है, बट अदर देन दैट ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती विनियर्स में। अच्छा, विनियर में ऑल्सो क्या है कि आप दाँत, नेचुरल दाँत का स्ट्रक्चर बहुत बचा के रखते हो आप। हुँ। मतलब उसमें आप दाँत को बहुत, आज कैप लगानी है तो आपको दाँत को चारों तरफ से घिसना पड़ता है उस कैप के लिए जगह बनाने के लिए। विनियर में ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ़ फ्रंट में होता है। तो इट इज़, आई विल से, कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट है ये। ऐसे कौन से सिम्पटम्स हैं जिनको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो सीरियस सिम्पटम्स हैं। दाँतों की बात करें तो गम से ब्लीडिंग, हुँ। या आपको गम्स में स्वेलिंग फ़ील हो रही है, हुँ। या आपको ऐसे लग रहा है कि कहीं पे दाँत में कुछ गड्ढा सा है, खाना फँस रहा है, और सबसे ज़्यादा तो पेन। दाँत के पेन में मैं बोलूँगी ये वेट नहीं करना चाहिए कि नहीं पेन देखते हैं 1-2 दिन में बैठ जाएगा, या कोई घर के नुस्खे। घरेलू चीज़ें करके वो हुँ। दाँत में तो मैं बोलूँगी कि नहीं करना चाहिए। अगर ये इनमें से कोई भी आपको सिम्पटम लगता है तो इमीडिएटली विज़िट करें। और एक और चीज़, अगर जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ है, कुछ हुआ है और उसमें आपको लगा है कि दाँत हिले हैं आपके, हुँ। तो भी बहुत ज़रूरी है कि एक बार डेंटिस्ट को विज़िट करें, क्योंकि अगर वो दाँत मूव हुआ है तो अंदर ज़रूर कोई ट्रॉमा होगा, या कोई इन्फेक्शन होगा। ऑल्सो जैसे कई बार होता है, 1-2 बार मैंने ऐसा देखा है कि हमारे पास ना फ्रैक्चर केस आए हैं कि हुँ। भई एक्सीडेंट हुआ था और जॉ फ्रैक्चर हो गया। हुँ। तो ठीक है, वो रिपेयर तो कर दिया, पर मतलब सर्जन ने या कर तो दिया, लेकिन डेंटिस्ट से कंसल्ट नहीं किया। अब उसमें वो क्या हुआ, वो जो फ्रैक्चर लाइन है वो एक ऐसी जगह गई जो दाँतों को सपोर्ट कर रही थी। अब क्या, उस टाइम पे देखा जाता तो हम कुछ बचा पाते, बट फिर जब वो पेशेंट हमारे पास 6-7 महीने बाद आता है, फिर वो ऐसी कंडीशन होती है कि हमें दाँत निकालने ही पड़ते हैं, क्योंकि आप उनको सेव करने वाली कंडीशन में नहीं होते। हुँ। तो ये भी मैं सजेस्ट करूँगी कि हो सकता है कुछ ना हो, बट हो हुँ। सकता है कि ऐसे कोई फ्रैक्चर लाइन हो, तो कभी कोई ट्रॉमा केस, एक्सीडेंट केस है, तो भी एक बार डेंटिस्ट से कंसल्ट ज़रूर करें। कई जगह के लोग ऐसे होते हैं जिनको अवेयरनेस नहीं होती, तो दाँतों को उखड़वा देते हैं वो शुरू में ही, छोटी-सी प्रॉब्लम होती है। अब उनको भी बुरा फ़ील होता है कि यार मेरे दाँत नहीं है। हँसते हैं तो थोड़ा मुँह बंद करके हँसते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए अब? देखिए, रिप्लेसमेंट के बहुत ऑप्शंस हैं अब। हुँ। कुछ लोग होते हैं जिनके एक, मैं बोलूँगी रिप्लेसमेंट के 2 ब्रॉडली ऑप्शंस हैं। एक आपका होता है रिमूवेबल, एक है आपका फिक्स्ड। रिमूवेबल में भी हमारे पास 2 टाइप के डेंचर्स होते हैं, जिसको अपन डेंचर बोलते हैं, उतारने-चढ़ाने वाले। एक प्लास्टिक का है और उससे बेटर होता है मेटल का। तो एक ऑप्शन ये हो गया। हुँ। दूसरा, फिर अगर फिक्स्ड की बात करें, जो हुँ। ऑब्वियसली लोग ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, उसमें एक होता है ब्रिज। ब्रिज है कि बीच का दांत नहीं है, साइड में 2 दांत है, तो इन दोनों से सपोर्ट लेते हुए सेंटर का दांत रिप्लेस कर देते हैं, तो 3 यूनिट का ब्रिज बन जाता है कि भाई 3 जॉइंट कैप्स बन गई। सेकंड ऑप्शन होता है इम्प्लांट, जो हुँ। कि आजकल बहुत पॉपुलर है। हुँ। इम्प्लांट में ये है कि आप बोन के अंदर एक स्क्रू डाल देते हो, टाइटेनियम, हुँ। जो कि रूट को रेप्लिकेट करता है दांत की, जो दांत की जड़ हड्डी में होती है, वैसे ही आपने स्क्रू डाल दिया हुँ। और उसके ऊपर आप कैप फिट कर देते हो, तो ये इम्प्लांट होता है। तो रिप्लेसमेंट के ऑप्शंस बहुत सारे हैं ये, पर किस पेशेंट के लिए क्या सबसे बेस्ट है, वो हम देख के ही बता पेशेंट की पाते कंडीशन हैं। के अकॉर्डिंग।
देखिए अब जैसे इम्प्लांट की बात करें अगर, तो वो हर पेशेंट में पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हम्म, इम्प्लांट के लिए बोन बहुत मजबूत होनी चाहिए। आज अगर बोन सॉफ्ट है या बोन है ही नहीं, तो मैं उसमें डाल ही नहीं सकती स्क्रू, क्योंकि वो स्क्रू तो हड्डी में ही डलेगा। यूजुअली क्या होता है, जैसे जो ऊपर के दांत होते हैं अपने, वहाँ पे अपना ये साइनस आ जाता है। तो साइनस में और दांत के बीच में 1-2 मिलीमीटर का ही बोन होती है। हम्म, तो अब उस 1-2 मिलीमीटर में हम नहीं डाल सकते। एक सर्जरी होती है साइनस लिफ्ट, जिसमें हम साइनस की लाइनिंग को ऊपर कर देते हैं और बोन बना देते हैं। हम्म, वो डेफ़िनेटली है, बट वो भी हर जने में नहीं पॉसिबल। कोई पेशेंट अगर डायबिटिक है, उसमें हम अवॉइड करते हैं सर्जरीज़, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो तो। अगर करेंगे भी तो हीलिंग थोड़ी स्लो होती है। तो हर प्रोसीजर, अच्छा अगर आप बात करो ब्रिज की, अगर ब्रिज के लिए हमें आगे-पीछे दोनों दाँत का सपोर्ट चाहिए। कई लोग होते हैं जिनके पीछे के दाँत है ही नहीं, एक भी दाँत नहीं है। हम्म। उस केस में हम ब्रिज नहीं कर सकते, फिर डेंचर या इम्प्लांट ऑप्शन आ जाता है। तो हर पेशेंट के हिसाब से ट्रीटमेंट वेरी करता है। तो वो एक बार पेशेंट को देख के, मेडिकल कंडीशन, डेंटल कंडीशन सब देख के ही डिसीजन ले सकते हैं कि उस पेशेंट के लिए बेस्ट रिप्लेसमेंट ऑप्शन क्या होगा। ओरल हेल्थ का डायबिटीज से कुछ कनेक्शन है क्या आपस में इन दोनों का? कनेक्शन ये है कि जिनके अनकंट्रोल डायबिटीज़ होती है, अनकंट्रोल भी नहीं मैं बोलूँगी, जिनके डायबिटीज़ होती है उनके गम्स में एक हमें स्वेलिंग दिखती है, उनके पायरिया के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। जिनके अनकंट्रोल्ड होती है उनमें हम लोग सर्जरीज अवॉइड करते हैं, बिकॉज हम्म, उनके इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। डायबिटिक पेशेंट्स में हीलिंग डिलेड होती है। हम्म, तो अगर हम जैसे इम्प्लांट जैसे प्रोसीजर की बात करें, या हम दांत निकालते हैं, तो अगर एक नॉर्मल पर्सन के लिए, हेल्दी पर्सन के लिए अपन 10 दिन बोलेंगे हीलिंग के लिए, तो डायबिटिक पेशेंट के लिए हो सकता है 15 दिन लगे। तो कॉम्प्लिकेशंस प्रोसीजर्स की मैं बोलूँगी के चांसेस ज़्यादा होते हैं डायबिटिक पेशेंट्स में। और हाँ, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए क्लीनिंग करवाना पायरिया का जो है, वो उनको हर 4 महीने में करानी ही चाहिए, बिकॉज डायबिटीज़ का एक है साइड इफ़ेक्ट कि गम्स में स्वेलिंग आ जाती है। और वो गम्स की स्वेलिंग की वजह से जो डेंटल डिजीजेज होंगी, वो फिर दैट इज़ आगे आगे, बट एक क्लीनिंग डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ज़रूरी होता है। क्या पूर ओरल हेल्थ की वजह से कैंसर भी हो सकता है? पुअर ओरल हेल्थ की वजह से नहीं, पर टोबैको च्यूइंग, हम्म, सिगरेट स्मोकिंग, ओरल कैंसर। और एक अगर कोई ऐसा आपके ब्रिज लगा है या कैप लगा है या डेंचर लगा है जो आपके चुभ रहा है, एक उससे अल्सर होता है। अगर वो अल्सर हील नहीं होता, अगर वो अल्सर कंटिन्यू रहेगा, मतलब नॉन हीलिंग अल्सर, वो कैंसरस होता है। तो बैड डेंटल ट्रीटमेंट की वजह से डेफ़िनेटली हो सकता है। रादर मैं बैड भी नहीं बोलूँगी, अगर कोई देखिए, बिकॉज़ ये चीज़ें आर्टिफ़िशियल हैं, डेंचर आर्टिफ़िशियल है, ब्रिज आर्टिफ़िशियल है, कैप आर्टिफ़िशियल है, तो कई बार इसमें एडजस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। कि हम बोलते हैं पेशेंट को कि नहीं, आप 1-2 दिन खाना खा के देखो, आपको लग रहा है, चुभ रहा है, तो आप वापस आइएगा उसको एडजस्ट कराने। पर कई लोग इसको इग्नोर कर देते हैं कि नहीं ठीक हो जाएगा, या छोड़ देते हैं, इतना हम्म, इम्पोर्टेंस नहीं देते। वो चीज़ घाव करने लगती है। अब वो अगर बार-बार हील नहीं होगी, वो हम्म, फिर कैंसरस बन जाता है। अच्छा। तो इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अच्छा, कोई शार्प दाँत है, जो बार-बार चुभ रहा है आप पे, उससे भी आपके ओरल कैंसर हो सकता है। तो ये चीज़ें डेंटिस्ट से एडजस्ट करानी ज़रूरी है। मतलब एक नॉन हीलिंग अल्सर, वो कैंसरस होता है। लोग अपने आप में कैसे ओरल हेल्थ की जांच कर सकते हैं कि यार मेरे दांत ठीक है या नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़, जो आपके मसूड़े हैं, हम्म, वो पिंक कलर के होने चाहिए। हम्म, अगर आपको लग रहा है रेड हैं, हम्म, तो मतलब आपके गम्स में स्वेलिंग है। हम्म, अगर आपको लग रहा है आपके दाँतों के ऊपर एक परत सी जमी हुई है, पत्थर जैसी, तो वो भी पायरिया का है। आपके ब्रश करने के टाइम आपके दाँतों से, आपके मुँह से ब्लीडिंग हो रहा है, गम से ब्लीडिंग हो रहा है, वो पायरिया का इंडिकेशन है। आप अगर मुँह में चेक करें कि भई पीछे के दाँतों में कुछ आपको ब्लैक कलर की लाइन्स या ब्लैक कलर के स्पॉट दिख रहे हैं, हम्म, वो कैविटीज़ हो सकती हैं। 2 दाँतों के बीच में कहीं आपको लग रहा है कि नहीं बहुत ज़्यादा खाना फँस रहा है, तो हम्म, वो नॉर्मल नहीं होता। वो मोस्ट प्रोबेबली अंदर से दाँत खोखले हो गए हैं कैविटी से। वो भी इंडिकेशन है। तो
ये और या फिर अल्सर जैसे मैं आपको कह रही हूँ, एक बहुत टाइम से अल्सर है, वो भी आपके लिए एक इंडिकेशन है कि विज़िट करना चाहिए। कुछ लोगों में ऐसे होता है जैसे वो खाना खा रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मेरे दांत खर रहे हैं, जैसे टूट टूट के वो हो रहे हैं थोड़े बहुत। देखिए वो होता है, हुँ, जो मैंने आपको बताया था कि जैसे दाँत दाँत फ्लैट होने लगते हैं, हुँ, तो वो भी वही बहुत या तो बहुत हार्ड खाना खा रहे हैं कि इनामल वैसे ही वीक है। कई बार ये होता है कि अलाइनमेंट ऐसी होती है, जैसे आपने देखा होगा कई लोगों के नीचे के दाँत बिल्कुल ट्रांसपेरेंट से ना ग्लास जैसे दिखते हैं। उनके ऊपर के दाँत हमेशा अंदर की तरफ टिल्ट होंगे, जैसे अपने बाहर होने चाहिए, उनके अंदर की तरफ होते हैं। तो वो क्या कंटिन्यूअस नीचे के दाँत पे रब करते रहते हैं, जिसकी वज़ह से वो इनामल हटने लगता है। तो एसिडिटी की वजह से, एसिड की वजह से अगर इनामल धीरे-धीरे, धीरे करके झड़ने लग जाए तो भी फ़ील होता है। हुँ। या फिर अगर वो सही तरीके से मिल नहीं रहे, एक अलग तरीके से टकरा रहे हैं आपस में, तो भी वो एक फ़ीलिंग आती है। तो ये डेफ़िनेटली पॉसिबल है, पर क्यों और कारण क्या है वो असेस करके बता सकते हैं। ओरल हेल्थ के बारे में अगर कुछ मिथ होती है, आप देखते हो क्लिनिक पे अक्सर, तो कौन-सी मिथ आपको सबसे ज़्यादा सुनने में आती है? देखिए 2-3 जो मेरे को बहुत फ्रीक्वेंटली सुनने में मिलती है, सबसे पहली तो कि क्लीनिंग से दाँत लूज़ हो जाते हैं। हुँ, तो ये तो बहुत बड़ी मिथ है, बिकॉज़ क्लीनिंग हम तो बोलते हैं कि साल में 2 बार करानी करानी चाहिए, हुँ, आपके गम्स की हेल्थ के लिए। हुँ, और क्योंकि गम्स और बोन ही है जो दाँत को सपोर्ट करके रखती है, अगर उसी में इन्फेक्शन होगा तो ज़रूर दाँत लूज़ हो जाएँगे। तो एक तो ये कि दाँत घिसते हैं और लूज़ हो जाते हैं क्लीनिंग से। एक और मिथ जो बहुत कॉमन है कि दाँत निकालने से आँखों पे इफ़ेक्ट पड़ता है। अ, ये भी मिथ है, क्योंकि आँख की नर्व्स का और दाँत की नर्व्स का कोई रिलेशन नहीं है। और तीसरा मैं बोलूँगी कि कई पेशेंट आके बोलते हैं कि नहीं, अकल दाढ़ तो निकालनी पड़ती है ना सारी। हुँ, ऐसा नहीं है। अगर आपकी अकलदार मुँह में सीधी आई हुई है, सही है, उसको नहीं निकालना होता। अगर नहीं भी आई है लेकिन कोई दिक्कत नहीं कर रही है, अंदर है, तो भी नहीं निकालना पड़ता। और हाँ, अकलदाढ़ अगर इन्फेक्टेड होती है तो ज़रूर पेन सर में और शोल्डर्स तक रेडिएट करता है उसका। हुँ। बट उसका ये मतलब नहीं है कि कोई नर्व या किसी से कोई रिलेशन है। वो इन जनरल उसका एक रेडिएटिंग पेन होता है। तो आई थिंक ये 3 मिथ्स हैं जो काफ़ी कॉमनली हमें सुनने में आती हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं अलग-अलग कंपनीज़ के। सब दावे करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ऐसे बेस्ट है। मतलब कोई भी पर्सन जाके शॉप मतलब दुकान से कुछ खरीद रहा है, तो क्या चीज़ें, क्या इंग्रीडिएंट्स देख के उसको ये परचेज़ करना चाहिए, ये टूथपेस्ट अपने लिए अच्छी है, ये ब्रश अपने लिए अच्छी है? देखिए डेंटल में अगर बात करें तो मैं डेंटल हाइजीन में 3 चीज़ें मानती हूँ आती है। आपका एक ब्रश, हुँ, एक आपका पेस्ट और हुँ, एक आपका फ्लॉस। हुँ, ब्रश नॉर्मल सिंपल, कोई ज़िगज़ैग वगैरह कोई नहीं, एक सिंपल सीधा ब्रश। सॉफ्ट ब्रिसल्स जो आपको देखना है वो ये है कि सॉफ्ट ब्रिसल्स होने चाहिए, हार्ड ब्रश नहीं होना चाहिए। ये ब्रश को तो जज करने के ये क्राइटेरिया हैं। बच्चों के लिए बेबी ब्रश, और बच्चों को अडल्ट ब्रश ना दें क्योंकि उनके मुंह में वो फिट ही नहीं आएंगे, तो क्लीनिंग ढंग से नहीं होती। तो बेबी ब्रश तो सारे एक तरीके के ही हैं। पहले इनिशियल में हम फिंगर ब्रश यूज़ करते हैं जो कि फिंगर पे लग जाता है और क्लीन होता है। फिर एक ट्रेनिंग ब्रश आता है और फिर बेबी ब्रश होता है। बच्चों में ये क्राइटेरिया, बड़ों में सॉफ्ट ब्रिसल्स, कोई जिगजैग नहीं, सिंपल ब्रश। सेकंड, अगर आप टूथपेस्ट की बात करें, ब्रांड सारे सही हैं, आपको जो मेन देखना है वो है कि उसमें फ्लोराइड है कि नहीं। बच्चों में 2 ढाई साल तक जब तक उनको स्पिट करना नहीं आता तब तक उनको नॉन फ्लोराइड टूथपेस्ट देनी है, क्योंकि वो अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं। अडल्ट्स मतलब एक बार बच्चे को स्पिट करना आ जाए, एंड देन अडल्ट में आप एनी टूथपेस्ट जिसमें फ्लोराइड हो, और टूथपेस्ट यूज़ करनी है सिर्फ एक मटर के दाने जितनी। तो क्राइटेरिया मेरे हिसाब से यही है, बाकी ब्रांड सही है। टूथपेस्ट को मैं इतनी अहमियत नहीं देती जितनी मैं ब्रशिंग की टेक्निक को देती हूँ। टेक्निक सही होगी तो ही पेस्ट काम करेगी, टेक्निक ही गलत है तो दुनिया की कोई टूथपेस्ट आपके दांत ठीक नहीं कर सकती। और तीसरी चीज़, फ्लॉसिंग बहुत ज़रूरी है। फ्लॉसिंग में भी एक थ्रेड वाला फ्लॉस आता है, एक इंटरडेंटल ब्रश आता है और एक वाटर फ्लॉसर आता है जो कि लेटेस्ट चीज़ है। अ, तीनों ही अच्छे हैं जो आपके दाँत पे और आपको सूट करे।
तो वो आई थिंक एक डेंटिस्ट ज़्यादा गाइड कर पाएगा आपको आपके दांतों की कंडीशन देख के, बट हाँ फ्लॉसिंग भी करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेंटल क्वैकरी क्या होती है? डेंटल क्वैकरी है कि अनक्वालिफाइड डेंटिस्ट हम्म, कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हम्म, ये काफ़ी देखने को मिलता है हमें। राजस्थान की बात करें तो काफ़ी है यहाँ पे। जैसे कि कई बार करते हैं, जैसे मैं आपको बता रही थी कि प्लास्टिक के डेंचर होते हैं उतारने चढ़ाने वाले। अब एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको एक क्वैकरी का कि वो जो डेंचर्स बहुत स्ट्रिक्टली हम पेशेंट को बोलते हैं कि रात को आपने उतार के सोना है। और अगर आप कॉस्ट की बात करें तो जो एक प्लास्टिक का डेंचर है वो इतना एक्सपेंसिव नहीं होता। जो फिक्स्ड वाले दांत होते हैं वो ऑब्वियसली ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो कई बार हम देखते हैं कि ये जो प्लास्टिक का डेंचर है इसको मुंह के अंदर फेविक्विक से चिपका देते हैं दांतों के साथ। अच्छा। मतलब इस लेवल की क्वैकरी। और वो पेशेंट आके भी बोलते हैं कि नहीं, हमने वो उधर वो रोड के किनारे पे वो बैठा हुआ था, उसके पास वो सारे प्लास्टिक के दांत थे तो उसने तो, और हमारा तो चल गया 2-3 साल। हम्म, वो 2-3 साल चल गया, बट जो वो जिस कंडीशन में हमारे पास आते हैं, अब जैसे मैं आपको बात करी थी कि अगर कोई चीज़ चुभ रही होगी या कुछ तो अल्सर हो जाएगा। अल्सर हील नहीं होता तो कैंसरस बन जाता है। मतलब उनके दांत मसूड़े, कैंसर, बहुत बहुत ही ख़राब कंडीशन में वो पेशेंट्स आते हैं। तो क्वैकरी तो है इंडिया में। अब वो कॉस्ट फैक्टर आप बोलें, एजुकेशन बोले, अवेयरनेस बोलें, किस कारण है, वो तो कारण बहुत है वैसे तो होने के, पर हाँ क्वैकरी ज़रूर होती है यहाँ पे। आपने बताया कि हर 6 महीने में डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। तो अगर कोई इंसान हर 6 महीने जा रहा है डेंटिस्ट के पास, तो क्या क्या सवाल उनसे करना चाहिए उनको? देखिए सवाल एक तो मेन तो यही है कि कोई कैविटीज़ हम्म, कि कैविटीज़ तो नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे को कहीं फ़ील होता है कि खाना फँस रहा है, तो आप डेंटिस्ट को इन्फॉर्म करो। क्योंकि एक रेगुलर चेकअप में हम मुंह में देखते हैं, क्लीनिंग कर देंगे, लेकिन कई बार दांतों के बीच में कैविटी होती है जो हम देख नहीं सकते, वो सिर्फ एक्सरे में पता चलता है। एक्सरे डेंटिस्ट तभी लेते हैं अगर आप पेशेंट को एक पर्टिकुलर कंप्लेन करे। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, कहीं खाना फंस रहा है या दांत में हल्का पेन है या दांत में मूवमेंट लग रही है, तो आप इन्फॉर्म करो ताकि वो एक एक्सरे लेके और बेटर डायग्नोसिस कर सकें। तो एक मैं बोलूँगी ये चीज़ कि कैविटीज़ और खाना फंसना, अगर कोई ऐसा आपको सिम्टम लगता है कि मतलब कि ब्रेथ में लग रहा है कि नहीं, स्मेल आ रही है या आपको ब्लीडिंग सी हो रही है, तो आप वो बताएं। और बाकी वैसे अगर आप रेगुलर हो तो आपको कोई सवाल पूछने की ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर 6 महीने में अगर आप क्लीनिंग कराते हैं तो ये सब प्रॉब्लम्स होंगी ही नहीं। कोई टिप्स देना चाहो आप टूथ हेल्थ के रिगार्डिंग, तो आपकी तरफ से क्या टिप्स रहेगी? देखिए टिप्स, मेरे सबसे बड़ी टिप जो मैं देना चाहूँगी वो है कि बच्चों को अपन समझाएं दांत की इम्पोर्टेंस, हम्म, ओरल हाइजीन की इम्पोर्टेंस, और ब्रशिंग कितनी बार और ब्रशिंग की राइट टेक्निक। ये अगर हम एक बच्चे को सिखा के हम बच्चों में ये हैबिट डालेंगे तो वो हैबिट उनके साथ लाइफ लॉन्ग रहेगी। दूसरी चीज़, एक फियर ना डाले डेंटिस्ट का कि नहीं, अगर तुम चॉकलेट खाओगे तो डेंटिस्ट के पास जाएंगे, या नहीं तुम्हारे फिर अगर तुम ये खाओगे तो डेंटिस्ट के पास जाएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे। एक ये फियर नहीं डालें, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए आज आपका ब्लड टेस्ट कराना, आपका हार्ट चेकअप कराना, बाकी चीज़ें, उतना ही आपके लिए एक डेंटिस्ट को विजिट करके हम्म, अपनी ओरल हेल्थ इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या है, ये साइकोलॉजी हम बचपन से ही देखते हैं, वो एक फियर फोबिया होता है डेंटिस्ट का, हम्म, तो वो एक चीज़ ना करें। मिल्क टीथ को उतना इम्पोर्टेंस दे जितना आप अडल्ट टीथ को दे रहे हो। फॉर अडल्ट आई विल से कि अपने चेकअप के साथ रेगुलर रहें, अपनी ब्रशिंग, फ्लॉसिंग, एवरी 6 मंथ्स एक रूटीन चेकअप। वेट नहीं करे कि पेन होगा या ब्लीडिंग होगी तो जाएंगे। एक अपने हैबिट में और रूटीन में लाए कि ये कराना कराना ही है चेकअप, उसको इग्नोर ना करे। क्योंकि मैं तो ये बोलती हूँ, जैसे अपना हर एक दांत एक ऑर्गन होता है। आज अगर एक ऑर्गन ही, एक दांत ही निकाल दिया आपका, तो एक पूरा ऑर्गन का लॉस है। आपको एक दांत का लॉस भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। तो हर टीथ को उतना ही इम्पोर्टेंस दे जितना अपन बाकी के बॉडी पार्ट्स को देते हैं।
थैंक यू मैम, आप पॉडकास्ट में आए, आपने इतना वैल्यूबल टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।